तरह का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल का जो सेशन रहा था उसमें सब कुछ क्लियर है? गुड मॉर्निंग प्रथमेश, गुड मॉर्निंग मयूरी, गुड मॉर्निंग शिवम। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता हूं कि क्या अप्रोच आप लोगों ने लगाई थी। बेसिकली आपने जो अप्रोच डिस्कस की होगी उसके अंदर सबसे पहले आपने बेटा काइनेमेटिक लिंक के बारे में पढ़ा होगा। तो काइनेमेटिक लिंक को पढ़ने के बाद में बेसिकली आपने अप्रोच किया होगा काइनेमेटिक पेयर को, और काइनेमेटिक पेयर को पढ़ने के बाद में आपने अप्रोच करना है, किया नहीं है, करना है काइनेमेटिक चेन, और देन वी हैव टू मूव ऑन mechanism. After mechanism we will move on machine. So till now we have already discussed about kinematic link and kinematic pair. I think हमने kinematic pair की क्लासिफिकेशन के बारे में भी चर्चा कर ली है। काइनेमेटिक पेयर का जो क्लासिफिकेशन था उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट था हमारे पास में बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, दूसरा था आपका नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन के ऊपर क्लासिफिकेशन, और तीसरा था आपका नेचर ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ये 3 क्लासिफिकेशन हो गए थे। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन विच इज नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे ख्याल से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो स्टार्ट करें, सब कुछ क्लियर हो तो स्टार्ट करें, बोलो यस और नो। यस और नो से मुझे पता चल जाएगा आप लोग कनेक्ट हो गए या नहीं हुए। ओके ओके ओके। अगेन अगेन मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ बेटा, चैट बॉक्स को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। अगर आपसे पूछा जाए यस और नो तो ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट वाई और एन को आप टाइप करते रहें ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग चीजों को पैरेलली समझते जा रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मैं पढ़ाता जाऊं और आप लोगों तक कॉन्सेप्ट पहुंचे ही नहीं। चलिए, अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने टाइम पर क्लास ज्वाइन कर ली, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अच्छा एक चीज बताओ, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है क्या आपके पास? आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो? इसका मतलब जो भी है यहीं पर समझना है आपको। सो फोर्थ क्लासिफिकेशन जो था वो था आपके पास में नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट्स। मैकेनिकल कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पर काइनेमेटिक पेयर को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, कंस्ट्रेंट मतलब रेस्ट्रिक्शंस, तो हम बोल सकते हैं मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शंस के बेसिस पर हम लोग काइनेमेटिक पेयर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो हम लोग इस पॉइंट के अंदर जानना चाह रहे हैं। आपको कल मैंने बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे काइनेमेटिक पेयर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिर मैंने बताया था नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने बताया था नेचर ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पर कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सो अब मैं बात कर रहा हूं नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट के बेसिस पर काइनेमेटिक पेयर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, लेट सपोज आपके पास में एक बॉक्स दिया गया है जैसा हम लोग कल भी कंसीडर कर रहे थे, और उसके अंदर अगर मैं एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट लगा देता हूं, उसके अंदर अगर मैं एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट लगा देता हूं, तो ये जो सिलेंड्रिकल शाफ्ट है बेटा, ये जो सिलेंड्रिकल शाफ्ट है, इसे अगर 1 नंबर लिंक बोल दिया जाए, इसे अगर 2 नंबर लिंक बोल दिया जाए, तो आप देखेंगे 1 नंबर और 2 नंबर। लेट सपोज इस शाफ्ट को अगर मैं रोटेट करवाऊं, इस शाफ्ट को अगर मैं मूव करवाऊं, तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों लिंक के बीच में रेगुलर कांटेक्ट मेंटेन रहेगा।
एक नंबर और 2 नंबर दोनों के बीच में रेगुलर कांटेक्ट मेंटेन रहेगा। तो आपने बोला, आपने क्या बोला सर यहाँ पर, फॉर, या बोल सकते हो टू मेंटेन, थोड़ा सा मैं स्लाइड कर लेता हूं जिससे कि लिखने में दिक्कत नहीं हो। टू मेंटेन रेगुलर कॉन्टेक्ट बिटवीन लिंक 1 एंड लिंक 2, नो external force required। यहां पर दोनों में रेगुलर कांटेक्ट बनाने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। सच टाइप ऑफ काइनेमेटिक पेयर known as self-closed काइनेमेटिक पेयर। एक्चुअल में जो सेल्फ क्लोज्ड काइनेमेटिक पेयर है बेटा, उसी को बोला जाता है फॉर्म क्लोज्ड काइनेमेटिक पेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म क्लोज्ड काइनेमेटिक पेयर। और ये जो फॉर्म क्लोज्ड काइनेमेटिक पेयर है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड काइनेमेटिक पेयर या क्लोज्ड पेयर। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रेगुलर कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, दूसरे एग्जांपल से ये बात आपको समझ में आएगी। बेसिकली अब मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं एक कैम एंड एक फॉलोवर। हालांकि ये अपने आप में एक अलग से चैप्टर है, लेकिन बस जस्ट समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ इसके बारे में, जस्ट समझने के लिए। सो हमने बोला कि अगर ये कैम है तो इसके अंदर क्या होता है, ये कैम रोटेट करती है। ड्यू टू दिस रोटेशन फॉलोवर ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। सो कैम जब रोटेट करेगी तो फॉलोवर क्या करेगा, ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। आप बड़ी आसानी से इस बात को समझ पा रहे हैं कि जब कैम रोटेट करेगी तो कैम की वजह से फॉलोवर पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। उस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट इस फॉलोवर को ऊपर लेके जाएगा। जब बेटा कैम रोटेट करेगी तो इसका एक नॉर्मल फोर्स लगेगा और इसका एक कंपोनेंट है जो इस फॉलोवर को ऊपर लेकर जाएगा। सो फॉलोवर ऊपर क्यों गया? बेसिकली फॉलोवर ऊपर गया क्योंकि कैम ने इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाया और उसका एक कंपोनेंट जो है वो इसको ऊपर लेकर जा रहा है। लेकिन फॉलोवर नीचे क्यों आएगा, वापस नीचे क्यों आएगा? फॉलोवर वापस नीचे ड्यू टू ग्रेविटी आने वाला है। ऊपर से कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा है कि भाई नीचे जाओ, ये खुद से नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। जब कोई भी बॉडी ग्रेविटी से वापस नीचे की साइड आ रही है बेटा, कोई भी बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की साइड आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में उसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो हो सकता है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, व्हिच इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कैम बहुत ज्यादा स्पीड से रोटेट कर रही हो, ऐसे में फॉलोवर को जो एक्सेलरेशन है उससे भी ज्यादा चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो कोई भी फोर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जो उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेट कर सके। इसलिए हो सकता है कि उस टाइम पर कैम एंड फॉलोवर के बीच में कांटेक्ट टूट जाए। जब ये कांटेक्ट टूट जाएगा तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए टूट जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए टूट जाएगा, फिर वापस बन जाएगा, फिर टूट जाएगा, फिर वापस बन जाएगा। तो फॉलोवर जब कैम एंड फॉलोवर जब मूव करते रहेंगे या कैम रोटेट करेगी तो वहां से एक आवाज आएगी टक टक करके, क्योंकि वो बार बार टकरा रहा है, उससे बार बार टकरा रहा है। इस नॉइस के प्रोड्यूस होने से और साथ में बार बार टकराने से वहां पर वाइब्रेशन भी डेवलप हो जाता है। तो पहली चीज तो आप ऐसा कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह से कैम एंड फॉलोअर का कांटेक्ट आपस में बार बार टूटे। इसलिए आप क्या कर देते हैं, यहां पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं। इसलिए आप क्या कर देते हैं बेटा, यहां पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं। तो होता क्या है कि जब ये कैम रोटेट करती है, तो फॉलोअर ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है। अब जब फॉलोवर को वापस नीचे आना है तो ये जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग है यही क्या करेगी, वापस नीचे की साइड फोर्स लगाएगी।
और इस कैन को, इस फॉलोवर को वापस नीचे लेके आएगी, क्योंकि ऊपर की साइड से एक फोर्स लग रहा है, ऊपर की साइड से एक फोर्स लग रहा है, वो है स्प्रिंग फोर्स। तो यहां पर रेगुलर कांटेक्ट बनाने के लिए आपने किसे इंट्रोड्यूस करवाया? फॉर रेगुलर कांटेक्ट आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया बेटा यहां पर स्प्रिंग। और अगर मैं बात करूं स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की वजह से यहां पर एक फोर्स हमें दिखाई दे रहा है, विच इज स्प्रिंग फोर्स, विच इज स्प्रिंग फोर्स। सो फाइनली आप बोलेंगे टू मेंटेन regular contact an external force required such type of kinematic pair known as closed या फिर इसको बोला जाता है एक्चुअल में फोर्स्ड क्लोज्ड, ज्यादा अच्छा टर्म है, फोर्स्ड क्लोज्ड काइनेमेटिक पेयर। देखिए एक्चुअल में ये फोर्स नहीं होता, ये स्प्रिंग फोर्स नहीं होता, तो ये रेगुलर कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाता। तो इस फोर्स की वजह से ये रेगुलर कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहा है, इसलिए इसे बोला जा रहा है फोर्स्ड क्लोज्ड काइनेमेटिक पेयर। अदरवाइज ये एक्चुअल में ओपन पेयर की कैटेगरी में आता है, ओपन पेयर की कैटेगरी में आता है। सो मैंने आपको दोनों एग्जांपल बता दिए कि यहां पर किसी भी तरह के एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, जबकि यहां पर एक फोर्स की जरूरत पड़ रही है। जहां पर फोर्स की जरूरत पड़ती है वो एक्चुअल में होते हैं ओपन पेयर, एक फोर्स की मदद से उन्हें क्लोज बनाया जा रहा है, इसलिए उन्हें बोला जा रहा है फोर्स क्लोज्ड काइनेमेटिक पेयर। जहां पर फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है वो पहले से क्लोज्ड पेयर है, तो इन्हें आप फॉर्म क्लोज, मतलब इनका फॉर्मेशन ही ऐसा हुआ है कि वो पहले से क्लोज्ड है, या फिर सेल्फ क्लोज्ड काइनेमेटिक पेयर भी बोल सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको काइनेमेटिक पेयर को चारों स्टैंडर्ड के बेसिस पर कैसे डिफाइन, कैसे क्लासिफाइड करते हैं वो बता दिया। एक बार सभी स्टूडेंट देखिए, मैं सभी से कमेंट चाहता हूं कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे एक बार, है ना। सो अब चलते हैं थोड़ा सा हमारे सीक्वेंस के ऊपर। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर रेस्पॉन्स। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग चैट बॉक्स के अंदर बने रहे, लाइक कमेंट अपना करते रहे कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। हमने कहा काइनेमेटिक लिंक क्या होता है ये बात समझ गए, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है ये बात भी समझ गए। अब देखिए काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक पेयर की मदद से आप बनाने वाले हैं एक चेन। तो जब आप चेन फॉर्म करेंगे तो चेन दो तरह की बन सकती है। जब आप चेन फॉर्म करेंगे बेटा तो चेन दो तरह की बन सकती है, एक बन सकती है ओपन चेन, एक बन सकती है क्लोज चेन। सो इन दिस सब्जेक्ट वी एक्चुअली डील विद क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन। सो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन के ऊपर। जब आप रोबोटिक्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर आप ओपन काइनेमेटिक चेन की बात भी करते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग डील करने वाले हैं क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन के ऊपर। सो क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन आप बाय द हेल्प ऑफ काइनेमेटिक पेयर फॉर्म करते हैं, तो इसलिए मैं इसको ले चलता हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आपने कहा कि सर सबसे पहले हमने डिजाइन किया काइनेमेटिक लिंक। सो काइनेमेटिक लिंक क्या होता है ये हमने समझ लिया। काइनेमेटिक लिंक से आपने डिजाइन किया यहां पर एक काइनेमेटिक पेयर। सो दिस विल बी काइनेमेटिक पेयर। और जैसे बेटा आपने काइनेमेटिक पेयर बनाया यहां पर, अब आप बनाएंगे एक चेन, मतलब कनेक्ट करते जाओ लिंक और पेयर को, तो यहां पर बन जाएगी चेन। सो आप बात करेंगे यहां पर काइनेमेटिक चेन की। हम किस काइनेमेटिक चेन की बात कर रहे हैं बेटा? क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन। क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन और ओपन काइनेमेटिक चेन में क्या डिफरेंस होता है? जब आप क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन की बात करेंगे, जस्ट इमेजिन कि आप और हम सब मिलकर एक क्लोज सर्किल बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि मेरे दोनों एंड पर दो अलग अलग स्टूडेंट अगर मेरा हाथ पकड़ेंगे तभी जाके एक क्लोज्ड सर्कल बन पाएगा, यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप बन पाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी हैंड बिल्कुल फ्री हुआ तो इसका मतलब उस जगह से वो जो आपका लूप है वो क्लोज नहीं है, वो ओपन हो गया फिर।
सो क्लोज लूप होने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि एक लिंक दो अलग अलग लिंक से कनेक्ट होना चाहिए, कम से कम दो अलग अलग लिंक से कनेक्ट होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ एक ही साइड से कनेक्ट हूं, दूसरी साइड से फ्री हूं, इट मींस यहां पर ओपन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन, तो आप बोलेंगे कि इसमें सिंगुलर लिंक नहीं होना चाहिए, सिंगुलर लिंक इज नॉट अलाउड in closed kinematic chain। सिंगुलर लिंक अलाउड नहीं होगा क्लोज काइनेमेटिक चेन के अंदर। जो क्लोज काइनेमेटिक चेन है उसके अंदर सिंगुलर लिंक अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन बन गई तो देखिए यहां पर मोशन या फिर फोर्स ट्रांसमिट करने के लिए, मोशन या फिर फोर्स ट्रांसमिट करने के लिए आपको किसी एक लिंक को फिक्स करना पड़ेगा। ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। मोशन या फोर्स ट्रांसमिट करने के लिए एक लिंक को फिक्स करना पड़ेगा, तभी जाके वो बनेगी मैकेनिज्म। सर ये बात नहीं समझे, अभी समझाएंगे। ये वाला पॉइंट आप नहीं समझे होंगे, अभी समझाएंगे। मैंने कहा ना कि थ्योरी ऑफ मशीन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। बस आप समझने की कोशिश करना, हर एक पॉइंट को रटने की कोशिश मत करना। सिर्फ एक ही काम आपको बोला गया था कि शार्प 8 बजे क्लास ज्वाइन कर लेना, और मेरे ख्याल से 90% स्टूडेंट ने शार्प 8 बजे क्लास ज्वाइन भी की होगी। तभी आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, रट नहीं पाएंगे। सो आपने बोला क्लोज काइनेमेटिक चेन से मैकेनिज्म पर जाने के लिए आपको एक लिंक को फिक्स करना पड़ता है। पहली चीज तो क्यों फिक्स करना पड़ा, मैंने बोला मोशन या फोर्स ट्रांसमिट करने के लिए। आपने कहा सर नहीं पता चला, नहीं समझ में आई बात। बरसात के दिनों में आपने अम्ब्रेला जरूर यूज किया होगा, बारिश के दिनों में आपने अम्ब्रेला यूज किया होगा, और अम्ब्रेला, बारिश के दिनों में जो अम्ब्रेला आप यूज करते हैं उसमें भी एक मैकेनिज्म होती है। उस मैकेनिज्म को आप कैसे काम में लेते हैं, आप सबसे पहले उस अम्ब्रेला के हैंडल को पकड़ते हैं, और उसके बाद में यहां पर या तो शायद एक बटन रहा होगा या फिर आप डायरेक्टली उसे स्लाइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसा अम्ब्रेला है। पहले हैंडल को पकड़ेंगे, फिर उसे स्लाइड करेंगे, और उसके बाद में अम्ब्रेला ओपन, ऐसा ही होता है। सो इसका जो पहला स्टेप था वो क्या था, हैंडल को फिक्स करना। अम्ब्रेला के एक लिंक को आपने फिक्स कर दिया, अम्ब्रेला के एक लिंक को आपने क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया। उसके बाद में मोशन या फोर्स, उसके बाद में इनपुट दिया ना आपने, उसके बाद में मोशन या फोर्स यहां पर ट्रांसमिट होगा। जस्ट अ सेकेंड आई थिंक ओके। अभी अभी क्लियर है, एक बार बताना, मुझे लगा कुछ टेक्निकल इश्यू आया था। वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक सेकंड दो, मैं एक बार टेक्निकल टीम से कंसल्ट करता हूं कि कोई इश्यू तो नहीं है इसके। ओके, तो सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर है, तो मूव करते हैं वापस। तो आपको क्या बताएगा कि जो अम्ब्रेला है, जो मैकेनिज्म अम्ब्रेला की मैकेनिज्म है, वो हम लोग जानते हैं कि हमने क्या किया, एक हैंडल को फिक्स किया। एक हैंडल को फिक्स करने के बाद में आपने उसे स्लाइड किया जिससे अम्ब्रेला ओपन हो गया। तो पहला स्टेप क्या था, उस हैंडल को फिक्स करना। ये क्लोज काइनेमेटिक चेन, अगर मोशन या फोर्स ट्रांसमिट करना है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप किसी ना किसी एक लिंक को फिक्स करने वाले हैं। फिर से सुनते हैं इस बात को दूसरे एग्जांपल की मदद से। मान लीजिए आपके पास में आपने देखा होगा कि जब हम लोग पुरानी शादियों में, गांव में अभी भी शादी में जाते हैं, तो वहां पर जो चेयर्स होती है ना, वो फोल्डिंग चेयर्स होती है। कभी देखिए आपने फोल्डिंग चेयर, जरा बताना, फोल्डिंग चेयर्स देखिए आपने, नहीं देखी? ओ, है ना। चलो जिन्होंने देखा है वो इस एग्जांपल को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्या होता था वहां पर, वो चेयर्स को फोल्ड करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के ले जाते थे। प्लास्टिक की चेयर्स तो बाद में पिक्चर में आई थी, वो मेटेलिक चेयर होती थी, लोहे की बनी हुई चेयर होती थी। सो क्या होता था उसके अंदर, आप
एक एंड से कुछ इस तरह का शेप होता था, तो आप यहां से पकड़ के ऐसे फोल्ड करते थे। तो फोल्डिंग चेयर को फोल्ड करने के लिए, ओके 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 ओके, फोल्डिंग चेयर को फोल्ड करने के लिए जो सपोर्ट होता था, जिसका हम सहारा लेते थे, पहले आप उसको पकड़ते थे, फिर जहां आप बैठते थे उसको ऐसे फोल्ड कर देते थे। जहां से आप सहारा सपोर्ट लेते थे उसको पकड़ के जहां आप बैठते थे उसको ऐसे फोल्ड करते थे। तो पहला स्टेप क्या हुआ, उसको होल्ड करना। होल्ड करना मतलब उसको फिक्स करना। सो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी मैकेनिज्म आपके पास में है, कोई भी काइनेमेटिक चेन आपके पास में है, उस चेन में अगर मोशन या फोर्स ट्रांसमिट करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी एक लिंक को सबसे पहले फिक्स करना पड़ेगा। अगर किसी एक लिंक को आप फिक्स कर पा रहे हैं तो वो क्लोज काइनेमेटिक चेन आपकी मैकेनिज्म बन जाएगी। एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे क्लोज काइनेमेटिक चेन और मैकेनिज्म में बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बिल्कुल, यस तो एक साथ आ जाना चाहिए यार, आप सभी लोगों का इतना सोच सोच के यस नहीं आना चाहिए। आपकी यस से ही मुझे समझ में आता है कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ पा रहे हैं। चलिए, जब इस मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है मैकेनिज्म के अंदर लोअर पेयर भी हो, ऐसा हो सकता है मैकेनिज्म में हायर पेयर भी हो। अगर मैकेनिज्म में ओनली लोअर पेयर होते हैं, अगर मैकेनिज्म में ओनली लोअर पेयर्स होते हैं, तो बेसिकली उस मैकेनिज्म को बोला जाएगा लिंकेज। मतलब लिंकेज एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके अंदर हायर पेयर नहीं होता, सिर्फ लोअर पेयर होता है। लिंकेज एक ऐसी मैकेनिज्म है बेटा जिसके अंदर हायर पेयर नहीं होता, सिर्फ लोअर पेयर होता है। तो ये आपके पास में अगर कोई भी बोलता है भाई लिंकेज क्या होता है, तो आप बोलेंगे लिंकेज मैकेनिज्म का एक स्पेशल केस है, या बोल सकते हो लिंकेज उन मैकेनिज्म्स को बोलते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोअर पेयर होता है, सिर्फ और सिर्फ लोअर पेयर होता है। अब देखिए यहां पर, अगर आपके पास में जो मैकेनिज्म है, अगर आपके पास में जो लिंकेज है, अगर आपके पास में जो मैकेनिज्म है और आपके पास में जो लिंकेज है, उनसे अगर आपको यूजफुल आउटपुट मिले। सर ये यूजफुल आउटपुट का क्या मतलब है? आप एक मैकेनिज्म बनाते हो और मैकेनिज्म बनाने के बाद आप बोलते हो कि देखो इस लिंक को मूव करवाओ, ये लिंक मूव करेगा। तो हमने कहा बहुत ही बढ़िया है, हमने बोला बहुत ही बढ़िया है भाई, मोशन है मैकेनिज्म के अंदर। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर वो जो आउटपुट आपको मिल रहा है, अगर बेटा वो आउटपुट जो आपको मिल रहा है, अगर वो कहीं काम आ रहा है, यूजफुल है, आप बता पा रहे हो कि ये मेरे मदद कर रहा है, ये मेरे लिए यूजफुल है, तो आप बोलोगे कि सर ये जो आउटपुट मिल रहा है ये यूजफुल आउटपुट है। आउटपुट तो इन दोनों में मिलेगा, पर अगर वो आउटपुट आपके काम आ रहा है, और माय डियर स्टूडेंट, अगर वो आउटपुट आपके काम आ रहा है तो उसे आप यूजफुल आउटपुट बोलेंगे। और जब यूजफुल आउटपुट आपको मैकेनिज्म या लिंकेज से मिलने लग जाता है तो उसको बोल दिया जाता है मशीन। लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मशीन को डील करना नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव है मैकेनिज्म को डील करना। अगर आप मैकेनिज्म समझ पाएंगे तो उस आउटपुट को यूज लेना डिपेंड करता है कि आप उसे कहां काम में ले रहे हैं। तो हो सकता है कि उसका आउटपुट यहां कुछ और हो, उसका यूज यहां कुछ और हो, कहीं और कुछ और हो, कहीं और जगह आप किसी और तरीके से काम में ले रहे हैं, बस आउटपुट यूजफुल होना चाहिए, तो वो आपके लिए मशीन बन जाएगा। पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट का वो ये है कि हम इस तरह के मैकेनिज्म्स बनाएं जिनके अंदर रिलेटिव मोशन देखने को मिले, इनपुट देने से आउटपुट आपको मिले। तो मेरे ख्याल से इस कंप्लीट कहानी में हमने ये बता दिया मशीन क्या होता है, लिंकेज क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, क्लोज काइनेमेटिक चेन क्या होता है, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, काइनेमेटिक लिंक क्या होता है। एक बार सभी स्टूडेंट मुझे बता देंगे कि टिल नाउ यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? यहां तक सब कुछ क्लियर है ना? तो अभी तक की कहानी में सिर्फ मैंने बेटा आपको यही बताया है कि मैकेनिज्म होती क्या है। अभी तक की कहानी में सिर्फ यही बताया मैकेनिज्म होती क्या है, मैकेनिज्म कैसे बनती है। तो आपने बोला सर लिंक लेकर आओ, पेयर लेकर आओ, चेन बनाओ और लिंक को फिक्स कर दो, मैकेनिज्म तैयार हो जाएगी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर बनाकर देखते हैं, बनाकर देखते हैं मैकेनिज्म तैयार होती है या नहीं होती है। सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब्जेक्ट में पहले मैकेनिज्म बनेगी, फिर उसका मोशन देखेंगे, जब उसका मोशन देखेंगे फिर उसका काम देखेंगे, कैसे काम में ले सकते हो आप इसे। और देखना इस तरह से लिंक निकलेंगे, आप खुद सोचेंगे अच्छा ये इस वजह से हुआ करता था, हमने अभी तक इन चीजों को याद कर रखा था, लेकिन आज याद नहीं करोगे, आज बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैकेनिज्म, ये जो आपने सेलेक्ट की है मैकेनिज्म जो बन गई है,
इस मैकेनिज्म को अगर प्रैक्टिकली मैं ड्रॉ करना चाहूं, लिंक और काइनेमेटिक पेयर की मदद से अगर मैं ऐसी मैकेनिज्म बनाना चाहूं और फिर उसकी स्टडी करना चाहूं, क्योंकि आपने पेपर पर तो बता दिया भाई ऐसे ऐसे मैकेनिज्म बनेगी, तो हमने कहा कि यार चलो अगर ऐसे ऐसे मैकेनिज्म बनेगी तो एक बार मैकेनिज्म बनाकर देखते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म के लिए ये जरूरी नहीं है। ये क्या हो रहा है? नो सिग्नल, एम आई ऑडिएबल टू यू? ये बार बार नो सिग्नल आपके पास में भी लिखा हुआ आ रहा है क्या? अच्छा, आज ऐसा क्यों हो रहा है यार? रोज तो नहीं होता। ओके, अभी ठीक है? एक सेकंड और वेट कर लेते, बहुत काम की चीज बताने वाला हूं, अगर बीच में डिस्टर्ब ना हो तो। हाँ परफेक्ट, अब सही चल रहा है। हाँ अब परफेक्ट चल रहा है, बहुत काम की चीज अब बताने वाला हूँ। हमने बोला कि पेपर पर तो आपने बोल दिया लिंक को काइनेमेटिक पेयर से जोड़ दो, लिंक को काइनेमेटिक पेयर से जोड़ दो, लिंक को काइनेमेटिक पेयर की मदद से ऐड कर दो, फिर क्लोज चेन बना दो और वहां से एक लिंक फिक्स कर दो, मैकेनिज्म बन जाएगी। पेपर पर आपने ये बात बोल दी, लेकिन हमें समझना है कि क्या वाकई में मैकेनिज्म बन रही है यहां से, और जो बना है वो मैकेनिज्म है या नहीं है। तो हमने कहा जो बना है वो मैकेनिज्म है या नहीं है, इसके लिए हमें उस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम बोल पाएंगे कि जो आपने बनाया है वो मैकेनिज्म है या नहीं है। अगर मैकेनिज्म है तो किस तरह का मैकेनिज्म है। तो बेसिकली इसके लिए हमें डील करना पड़ता है यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल का मतलब है बेटा मेरा यहां से प्लानर से, so degree of freedom of planar mechanism। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ प्लानर मैकेनिज्म, एक्चुअल में ये जो प्लानर मैकेनिज्म है जिसका आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर रहे हैं, कभी कभी आप इसे मोबिलिटी भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर मोबिलिटी करके आपसे पूछ लिया जाए। सबसे पहले तो सर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कैसे करता है? बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए आपको एक इक्वेशन दी जाती है विच इज f इक्वल्स टू 3n-1 माइनस 2j। इस इक्वेशन का नाम है कुचबैक इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है कुचबैक इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको बताती है किसी भी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करके, जो भी आप प्लानर मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब वो बनेगा नहीं बनेगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस इक्वेशन की मदद से आप फाइंड करोगे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये इक्वेशन आया कहां से? देखिए ये पूरा इक्वेशन यहां से आया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे लेके आएगा इक्वेशन? अब समझना, आप बनाने जा रहे हो प्लानर मैकेनिज्म, आप बनाने जा रहे हो प्लानर मैकेनिज्म। तो प्लानर मैकेनिज्म के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले आपने बोला काइनेमेटिक लिंक। आपने क्या बोला बेटा? काइनेमेटिक लिंक। तो हमने बोला कि हमने n काइनेमेटिक लिंक ले लिए। कितने काइनेमेटिक लिंक ले लिए? n। हमने कहा कौन सी मैकेनिज्म बना रहे हैं? प्लानर। सो अगर n में से एक काइनेमेटिक लिंक की बात करूंगा तो किसी प्लेन में वो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है? कल बताया था 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है। कल बताया था माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर किसी लिंक को किसी प्लेन में रख दिया जाए तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। हमने बोला कि अगर ऐसे 2 लिंक रख दिए जाएंगे तो आपने बोला 3 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने बोला अगर ऐसे n लिंक रख देता हूं तो आपने बोला 3 मल्टीप्लाई बाय n। तो अगर n लिंक को किसी भी प्लेन के अंदर रैंडमली आप रख देते हैं, n लिंक को किसी भी प्लेन के अंदर रैंडमली अगर आप रख देते हैं तो ऐसी कंडीशन में वहां पर 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम आने वाला है। 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम आने वाला है। देखो ये लिंक आ गया, 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 ये इतने सारे लिंक आ गए आपके पास में, n मान लो इनको। सो इनका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3n। लेकिन मैकेनिज्म बनाने के लिए बाय द हेल्प ऑफ पेयर इनको जोड़ना पड़ेगा ना आपस में। तो हमने कहा कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करें? तो हमने कहा यार कनेक्ट करने के लिए ये इस एक लिंक को मैंने उठाया और बाय द हेल्प ऑफ पिन इसको कनेक्ट कर दिया। पिन मतलब हिंज जॉइंट। सो पहले क्या हो रहा था? पहले अगर ये आपका लिंक है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर पा रहा था, ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर पा रहा था, ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर पा रहा था। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स के अलोंग मूव नहीं कर पा रहा है, ये वाई के अलोंग मूव नहीं कर पा रहा है।
ये सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर पा रहा है। तो हमने बोला इस तरह का एक जॉइंट, इस तरह का एक जॉइंट कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। देखो, एक इसको रोक दिया, एक इसको रोक दिया, तो इस तरह का एक जॉइंट 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। हमने बोला इस तरह के अगर 2 जॉइंट मिल गए, तो इस तरह के अगर 2 जॉइंट मिल गए तो हमने बोला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करेगा। हमने बोला इस तरह के अगर जे जॉइंट सिस्टम में लगा दिया जाए तो 2j डिग्री ऑफ फ्रीडम को ये क्या करेगा? रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो हमने बोला इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है और इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। एन लिंक पहले इंडिपेंडेंटली ऐसे पढ़े थे, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ जे जॉइंट, कैसे? पिन जॉइंट, उनकी मदद से उनको आपस में कनेक्ट करके क्लोज लूप बना लिया गया है। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा? 3n अवेलेबल था, उसमें से 2j माइनस हो गया। लेकिन आपको पता चला कि क्लोज लूप बनाने के बाद में भी एक लिंक को आपको फिक्स करना पड़ेगा। मान लो ये लिंक है, अगर इसको मैंने यहां फिक्स कर दिया तो अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 0। तो आपने बोला इसका मतलब n मूव नहीं करते, सिर्फ n-1 मूव करते हैं, क्योंकि एक तो फिक्स हो जाएगा। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3n-1 माइनस 2j। और ये देखिए, यही तो आपकी इक्वेशन है। बेटा अगर आप बुक्स में भी जाके देखेंगे ना, तब भी आपको इस इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन में जो आपको दे रहा हूं, इनको बहुत ध्यान से समझिए। आगे से तो आपको इक्वेशन याद रखनी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि थ्योरी ऑफ मशीन को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सोचिए अगर बेसिक्स आपको नहीं पता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस इक्वेशन को समझना भी। इक्वेशन आई कैसे? एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सो गेट या ईएससी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और जहां आपको समझ में नहीं आए, बिल्कुल दिल खोल के मना कीजिए। अदिति, आप कल आए थे ना? बस ये बता दो, कहीं पता चला आप कल की क्लास में नहीं थे। बस फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने बोला कि हमारे पास में n लिंक है जिनको इंडिपेंडेंटली हमने बिल्कुल फ्रीली एक प्लेन के ऊपर रख दिया। जैसे कि बेटा मान लो ये है वो प्लेन, ये है वो प्लेन। तो कल मैंने आपको बताया था, अगर इस प्लेन के ऊपर मैं लिंक को रख देता हूं, ये रख दिया, ये देखो ये रख दिया, आई थिंक विजिबल है। तो क्या होगा? ये ऐसे ऐसे ट्रांसलेट कर सकता है, ऐसे ट्रांसलेट कर सकता है और ऐसे रोटेट कर सकता है। तो एक लिंक के पास में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ऐसे n लिंक है हमारे पास। ऐसे अगर n लिंक है तो टोटल 3n डायरेक्शन में मोशन हो पाएगा ना? एक बार यस बोलो, अदिति यस बोलो एक बार। ठीक है। सो आपने बोल दिया अगर n लिंक है तो टोटल 3n डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। लेकिन लिंक को सिर्फ ऐसे रखने से तो मैकेनिज्म नहीं बनेगी ना, उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने बोला कनेक्ट करने के लिए मैं कौन सा जॉइंट या किस तरह का जॉइंट यूज कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि मान लीजिए कि हमने पिन जॉइंट यूज किया, माना कि हमने पिन जॉइंट यूज किया, तो हमने बोला एक पिन, अगर आप किसी लिंक को, ये देखिए बेटा, पिन से कनेक्ट कर देते हो, ये देखिए अगर पिन से कनेक्ट कर देते हो तो अब देखो क्या ये आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्या ये ऊपर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्या ये रोटेट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। तो पहले ये 3 डायरेक्शन में मूव कर पा रहा था, 3 डायरेक्शन में मूव कर पा रहा था, लेकिन जैसे आप पिन लगाओगे इसके 2 डायरेक्शन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो हमने बोला एक पिन ने 2 डायरेक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया, 2 पिन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डायरेक्शन को रेस्ट्रिक्ट करेगी। तो जो जे पिन होगी, हमने कहा कि टोटल मान लेते हैं जे पिन की हमें जरूरत पड़ी उन सारे लिंक को आपस में कनेक्ट करके क्लोज लूप बनाने के लिए, तो जे पिन 2j डायरेक्शन को रेस्ट्रिक्ट करेगी। तो आपने बोला पहले कितना मोशन था? 3n डायरेक्शन में, रेस्ट्रिक्ट कितना हो गया? -2j। बताओ पॉइंट समझ में आया नहीं आया? अदिति इतनी बात समझ में आई या नहीं है? सो आपने बोला सर n लिंक को आपस में कनेक्ट कर लिया आप लोगों ने बाय द हेल्प ऑफ j जॉइंट, लेकिन अभी भी मैकेनिज्म नहीं बनी है, अभी बनी है क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन, और उसमें से भी एक लिंक को परमानेंटली फिक्स करना पड़ेगा जिससे कि आप उसे मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर सको। तो हमने बोला सर इस n में से एक लिंक को फिक्स कर दो, तो सिर्फ n-1 लिंक ही ऐसे होंगे जो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकेंगे। इसलिए यहां पर एक्चुअल में हो जाता है 3n-1 - 2j। अदिति पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए, सो ये इक्वेशन कैसे आई मैंने आपको बता दिया। ये एक्सप्लेनेशन आप कहीं पर भी देखेंगे आपको इस तरह के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे नहीं, लेकिन
अब बस चीजों को अच्छे से समझते रहिए, यही हमारे लिए बहुत है। अगर आप चीजों को अच्छे से समझेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। हमें ऐसा फील नहीं आना चाहिए लाइक कि आप लोग समझ ही नहीं रहे, आप लोग सीरियस ही नहीं ले रहे इन चीजों को। सो f इक्वल्स टू 3n-1 - 2j, इसे बोला जाता है कुचबैक इक्वेशन। हमने बोला कि ये इक्वेशन जो है, इसमें जो f है जिसको आपने नाम दिया डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बता रहा है? इसमें जो n है वो तो सिंपली आपने क्या बोल दिया, n वेयर n इज नंबर ऑफ लिंक, j इज नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। बाइनरी ज्वाइंट का मतलब होता है बेटा ऐसे ज्वाइंट जहां पर सिर्फ दो लिंक मिल रहे हो, बाइनरी ज्वाइंट। या बोल सकते हो नंबर ऑफ लोअर पेयर्स, या बोल सकते हो नंबर ऑफ सिंपल हिंजेस। चलिए, सो ये सब जे की कैटेगरी में आएंगे। हमने कहा सर इक्वेशन को थोड़ा सा अप्लाई करके देखते ना कि इक्वेशन प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करती है या नहीं करती। तो हमने बोला अगर इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करना चाहें तो हमें एक क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। सो क्लोज लूप बनाने के लिए कम से कम 3 लिंक की जरूरत पड़ेगी। क्लोज लूप बनाने के लिए कम से कम 3 लिंक की जरूरत पड़ेगी। देखो कैसे, फर्स्ट लिंक यहां से कनेक्ट कर दिया, सेकंड लिंक, और यहां से कनेक्ट कर दिया थर्ड लिंक। ये आपके पास में 3 लिंक आ गए। अब आप में से कोई बच्चा ऐसा सोच रहा होगा कि सर ऐसे भी तो बना सकते हो, फर्स्ट लिंक सेकंड लिंक। ये गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला क्लोज लूप में एक लिंक को दो अलग अलग लिंक से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप इस लिंक को देखोगे तो ये दो अलग अलग लिंक से नहीं जुड़ा हुआ, तो ये आपका बेसिक क्लोज लूप नहीं हो सकता। बेसिक क्लोज लूप ये होगा। तो इसके अंदर यहां से यहां तक ये है लिंक नंबर 1, यहां से यहां तक लिंक नंबर 2, यहां से यहां तक लिंक नंबर 3। 1 और 2 को आपने पिन से कनेक्ट किया है, 2 और 3 को भी पिन से कनेक्ट किया है, 1 और 3 को भी पिन से कनेक्ट किया है। क्लोज लूप को मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए एक लिंक को फिक्स करना पड़ेगा, हमने फिक्स कर दिया। क्लोज लूप को मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए एक लिंक को फिक्स करना पड़ेगा, हमने फिक्स कर दिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या बोलती है। सो इक्वेशन है f इक्वल्स टू 3n-1 - 2j। देखिए n कौन है? n है नंबर ऑफ लिंक। तो आपने लिंक तो काउंट कर लिया, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। सो नंबर ऑफ लिंक इज 3। अब पता करते हैं बाइनरी ज्वाइंट। हमने बोला कि 1 और 2 यहां पर मिल रहा है तो ये होगा बाइनरी ज्वाइंट J1। 2 और 3 यहां पर मिल रहा है बेटा तो ये होगा बाइनरी ज्वाइंट J2। 1 और 3 यहां पर मिल रहा है बेटा तो ये होगा बाइनरी ज्वाइंट J3। तो ये बन गया नंबर ऑफ ज्वाइंट इज 3। सो नंबर ऑफ लिंक इज 3, नंबर ऑफ ज्वाइंट इज 3। f इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपके पास में? 3 - 1 - 2 टाइम्स ऑफ 3। सो ओवरऑल f इक्वल्स टू आ रहा है आपके पास में 0। तो ये 0 क्या बताता है? ये 0 जो है ये क्या बताता है, इस बात को आप समझिए। ये 0 आपको बता रहा है कि अगर आप इस सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इनपुट देते हैं, अगर आप इस सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इनपुट देते हैं तो इसमें कहीं पर भी रिलेटिव मोशन नहीं आएगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए अगर आप इसको इनपुट देते हैं ऐसे, तो ऑफ कोर्स कॉमन सेंस बोल रहा है लिंक नंबर 1 तो फिक्स है। जो मूवमेंट आ सकता है, अगर आ सकता है तो वो ऐसा आ सकता है, अगर मूवमेंट आ सकता है तो वो ऐसा आ सकता है। लेकिन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लिंक नंबर 2 इलोंगेट हो रहा है, लिंक नंबर 3 कंप्रेस हो रहा है, जो कि लिंक की डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है। तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब f बराबर 0 जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो अगर किसी भी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपने उसको इनपुट दिया तो उसके अंदर किसी भी तरह का रिलेटिव मोशन देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली इस तरह के सिस्टम को आप बोलते हैं स्ट्रक्चर। इस तरह के सिस्टम को आप क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर होता है ये 2 डिपार्टमेंट को डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि अगर आप लोग मैकेनिकल और प्रोडक्शन हो तो एक और डिपार्टमेंट आपने सुना होगा सिविल डिपार्टमेंट। अगर आप इस डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 के इस साइड आ जाते हैं
तो वो हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 0 या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और इसके दूसरी साइड आप चले जाते हैं तो वो हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 या फिर बोल सकते हो लेस देन इक्वल्स टू 0। सो यहां पर अगर आप चर्चा करें, लेस देन इक्वल्स टू दोनों इसी में आ गए। यहां पर अगर आप चर्चा करें और यहां पर अगर आप चर्चा करें तो यहां पर ग्रेटर देन 1 या इक्वल्स टू 1 के अंदर रिलेटिव मोशन होता है, लेकिन यहां पर रिलेटिव मोशन नहीं होता। तो बेसिकली जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 या उससे कम हो जाती है वो बन जाते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा या 1 होती है वो बन जाते हैं आपके पास में मैकेनिज्म्स। इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि कारण क्या है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसने किसी एक लिंक के अंदर मोशन दिया और दूसरे लिंक के अंदर किसी तरह का मोशन देखने को मिल ही नहीं रहा। जैसे कि आप गाड़ी का जो वाइपर होता है, कार वाइपर जो होते हैं, आप बताते हैं कि सर नीचे इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है, वो ऐसे ऐसे घूम रही है, तो वाइपर देखो ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो आपका जो मैकेनिज्म हुआ उसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे घूमेगा तो वाइपर ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो आपने बोला कि किसी लिंक को इनपुट देने से अगर आप बात करें अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर भी आपने कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए होंगे कि सर अगर इसको मूव करवाएंगे तो इसकी वजह से इस तरह का मोशन, इस तरह का आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल वी ऑलवेज वर्क ऑन रिलेटिव मोशन। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास में रिलेटिव मोशन आए, इसलिए जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, हम लोग इन्हें डील करते हैं। इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है थ्योरी ऑफ मशीन। लेकिन एज अ सिविल इंजीनियर वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके सिस्टम के अंदर किसी भी तरह का कोई भी रिलेटिव मोशन देखने को मिले। उसने एक बिल्डिंग बनाई 10 फ्लोर की, वो थोड़े चाहेगा कि भाई 10th फ्लोर पे धक्का मारो 2nd फ्लोर पे आ जाएगा, 2nd फ्लोर को धक्का मारो 6th फ्लोर पे चला जाएगा, नहीं ना। वो कभी भी रिलेटिव मोशन के ऊपर काम नहीं करेंगे। उनका काम होता है कि किसी भी तरह से उनके सिस्टम के अंदर मोशन ना आ जाए, इसलिए वो काम करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 और डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 पे, और वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है? चलो अगर क्लियर है तो फिर आगे की कहानी डील करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 की बात समझ में आ गई। तो हमने कहा सर 0 तो हमारे कुछ खास मतलब का नहीं है, हमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 की बात करनी है। 1 बनाओ आप। तो केस नंबर 2 हमने डील किया। अभी मैं 1 भी बताऊंगा, 2 भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। आप सिर्फ पेशेंस रखो, चीजों को समझो आराम से, जो भी मैं बता रहा हूं। मान लीजिए बेटा ये बन गया। ये देखो एक 4 बार लिंकेज में ले रहा हूं। फर्स्ट लिंक ये हो गया, सेकंड लिंक ये हो गया, थर्ड लिंक ये हो गया, फोर्थ लिंक ये हो गया। ठीक है, ये हमने इसको फिक्स कर दिया। अब देखो यहां पर एक पिन लगा हुआ है, यहां पर भी एक पिन लगा हुआ है, यहां पर भी एक पिन लगा हुआ है, यहां पर भी एक पिन लगा हुआ है। हमारा काम है कि इसका पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करें। पहले तो इक्वेशन क्या बोलती है, फिर हम खुद इसका पोस्टमार्टम करेंगे। हमने कहा सर देखिए एक तो फिक्स लिंक जिसको हम फ्रेम भी बोल देते हैं, लिंक नंबर 1 है, लिंक नंबर 2 है, लिंक नंबर 3 है, लिंक नंबर 4 है। तो हमने कहा सर इक्वेशन तो है f इक्वल्स टू 3n-1 -2j। सो n की अगर मैं बात करूं तो n इक्वल्स टू 4 दिखाई दे रहा है। अगर j ज्वाइंट की मैं बात करूं तो 1 और 2 यहां पर j1 से जुड़े हुए हैं, एक बाइनरी ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं। 2 और 3 यहां पर j2 एक बाइनरी ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं, ये भी एक बाइनरी ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं, और ये भी एक बाइनरी ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं।
तो नंबर ऑफ जॉइंट भी कितना आ गया 4। तो नंबर ऑफ लिंक आपके पास में 4 है, नंबर ऑफ जॉइंट आपके पास में 4 है। हमने कहा इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, जो रिजल्ट आएगा f इक्वल्स टू 3, 4 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 इक्वल्स टू 1। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ रहा है बेटा यहां से वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का सिंपल सा मीनिंग यही है बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर आपने एक इनपुट दिया, अगर आपने एक इनपुट दिया तो आपको एक आउटपुट मिलना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब था अगर आपने एक इनपुट दिया तो एक भी आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब नो रिलेटिव मोशन। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का सिंपल सा मीनिंग यही है कि अगर आप एक इनपुट देते हैं तो ऐसे कंडीशन में एक आउटपुट आपको मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? अब समझिए आप इस मैकेनिज्म को, अब आप ध्यान से देखिए। अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपको अपनी किताबों के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए बहुत ध्यान से इन चीजों को आप समझिए। अगर मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको एक इनपुट देते हैं, लिंक नंबर 2 को आपने एक इनपुट दिया, अगर लिंक नंबर 2 को आपने एक इनपुट दिया तो आप जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो, जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये जो पॉइंट है आपके पास में, ये जो पॉइंट है ये कैसे मूव कर रहा होगा? ये ऐसे मूव कर रहा होगा। अगर ये ऐसे मूव कर रहा होगा तो ऑफ कोर्स लिंक नंबर 2 आपका ऐसे चला गया होगा, लिंक नंबर 3 जो है वो कुछ ऐसे चला गया होगा, और लिंक नंबर 4 जो है वो कुछ ऐसे चला गया होगा। तो मेरे ख्याल से सारी कहानी आपके दिमाग में क्लियर हो गई है कि किस तरीके से इसके अंदर मूवमेंट आया होगा। आपने यहां से एक इनपुट दिया तो देखिए ये पॉइंट ये मूव कर गया, ये आपके पास में इनपुट हो गया, और उसके बाद में आपको यहां पर एक आउटपुट देखने को मिल गया। तो ये देखिए ये आपका आउटपुट आ गया। तो आपने बोला था एक इनपुट आपको एक आउटपुट देने वाला है और बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, एक इनपुट आपको एक आउटपुट देने वाला है और बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 जो कुछ बैक इक्वेशन बोलती है वो सब कुछ आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ बैक इक्वेशन बोलेगी वो सब कुछ आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। बोलिए यस और नो, पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो। देखिए हमने केस नंबर 3 कंसीडर किया, केस नंबर 3। केस नंबर 3 को अगर हम यहां पर देखें तो सिंपली केस नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास में एक लिंक यहां पर है, एक लिंक यहां पर है, एक लिंक यहां पर है, एक लिंक यहां पर है और एक लिंक यहां पर है। तो बेसिकली यहां पर एक पिन है, यहां पर भी 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 पिन है। इसको हमने कर दिया फिक्स। चलिए मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, मुझे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दीजिए, मुझे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दीजिए। अरे शिवम वेरी गुड, अरे वाह नेहा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दीजिए, बाकी स्टूडेंट्स भी। 2। हाँ जी बाकी स्टूडेंट्स। ओके 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 समझ गए। सो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करोगे आप? डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का तरीका यही है, f इक्वल्स टू 3n-1 -2, यही तो तरीका है। सो f इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ लिंक कितने हैं? ये फिक्स लिंक 1, ये लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 3, ये लिंक नंबर 4 और ये आ गया लिंक नंबर 5। सो नंबर ऑफ लिंक कितना है? 5 -1 -2 टाइम्स। नंबर ऑफ जॉइंट देखिए 1 और 2 यहां से कनेक्टेड है, इसे बोलेंगे J1। 2 और 3 यहां से कनेक्टेड है, इसे बोलेंगे J2। 3 और 4 यहां से कनेक्टेड है, इसे बोलेंगे J3। 4 एंड 5 यहां से कनेक्टेड है, इसे बोलेंगे J4। 1 एंड 5 यहां से कनेक्टेड है, इसे बोलेंगे J5। सो नंबर ऑफ जॉइंट कितना है? 5। नंबर ऑफ जॉइंट कितना है बेटा? 5। सो ओवरऑल आप बोल सकते हो f इक्वल्स टू 3 × 4 इज 12 -10 इक्वल्स टू 2।
सो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितनी आ रही है? 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितनी आ रही है? 2। अब इस 2 का क्या मतलब है आप समझिए। इस 2 का सिंपली मीनिंग क्या है? आपने अगर यहां पर एक इनपुट दिया तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट कुछ ऐसे आगे जाएगा ना, तो ये कैसा दिखाई देगा आपको? ये ऐसे लिंक, ये लिंक ऐसे, ये लिंक ऐसे, और ये लिंक आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो लिंक है कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो हमने कहा कि सर यहां पर देखिए, एक इनपुट मैंने दिया, एक आउटपुट और एक और आउटपुट, दो आउटपुट देखने को मिल रहे हैं। सो आप बोल सकते हैं कि सर इस मैकेनिज्म के अंदर एक इनपुट आपको दो नहीं, टू डायरेक्शनल आउटपुट दे रहा है। टू डायरेक्शनल आउटपुट मतलब दो डायरेक्शन में आउटपुट मिल रहा है, दो डायरेक्शन में। या बोल सकते हो टू इंडिपेंडेंट आउटपुट मिल रहा है, वो और अच्छा टर्म हो जाएगा। टू इंडिपेंडेंट आउटपुट दे रहा है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, कभी कभी स्टूडेंट ऐसा समझ लेता है कि सर डबल आउटपुट देता है। अरे डबल आउटपुट नहीं देता, वो डबल आउटपुट नहीं देता, इंडिपेंडेंट आउटपुट देता है। तो अब आप में से स्टूडेंट पूछेगा सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए, आप तो ये बताओ। अगर मैं कोई मैकेनिज्म बना रहा हूं तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए? देखिए 1 का अपना स्पेसिफिक काम है, 2 का भी अपना स्पेसिफिक काम है। कैसे? 1 के तो अभी दुनिया भर के एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगे, हम 2 का एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जो आपके पास में आपने देखा होगा 4 व्हीलर, आपकी जो गाड़ी है बेटा, अगर उस गाड़ी को आप ध्यान से देखें, उस गाड़ी को अगर आप ध्यान से देखें तो जब भी वो गाड़ी टर्न लेती है, लेट सपोज एक गाड़ी बना देते हैं बहुत भयंकर वाली, ये देखो ये दोनों टायर बन गए, और ये लीजिए ये रेयर व्हील्स भी बना दिए हमने। अब जस्ट इमेजिन कि ये गाड़ी को टर्न लेना है राइट साइड में। तो जब राइट साइड में से टर्न लेना होगा तो ऑफ कोर्स जो आपके इनर व्हील्स होंगे उनको एक छोटा आर्क कवर करना पड़ेगा, जो आउटर व्हील्स होंगे उनको बड़ा आर्क कवर करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके पास में इनपुट आएगा वो तो सेम ही आएगा ना। तो एट द सेम टाइम एक इनपुट आ रहा है, लेकिन इनर व्हील्स को एक छोटा आर्क कवर करना है और आउटर व्हील्स को एक बड़ा आर्क कवर करना है। तो यहाँ लगा होता है डिफरेंशियल, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 2। वो क्या करता है, सेम टाइम पर इसकी स्पीड को स्लाइड कम कर देता है और इसकी स्पीड को स्लाइटली बढ़ा देता है। तो एक इनपुट से दो अलग अलग आउटपुट हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो ये किसका कमाल हुआ? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 का हुआ। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 भी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। पॉइंट समझ में आया? बोलो यस सुनो। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 नहीं होता तो फिर यहाँ पर रिटर्न लेना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ऐसा मत सोचना कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 2 इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है बेटा कि आपको किस तरह के सिस्टम की जरूरत है, आपको किसकी जरूरत यहाँ पर महसूस हो रही है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। देखिए यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4, 5, 6, ये सब डिजाइन करने का क्या फायदा है? एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन अगर इसका आप थोड़ा सा फर्दर एनालिसिस करें, थोड़ा सा आप इसका फर्दर एनालिसिस करें, तो आपने बोला सर इनपुट, इनपुट, आउटपुट और डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमने बोला कि अगर एक इनपुट दे रहा हूं और कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। इसे अभी अभी आपने नाम दिया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, अगर मैं एक इनपुट दे रहा हूं और एक आउटपुट हमें मिल रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 1। इसे बोला जाएगा कंस्ट्रेंट मैकेनिज्म, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो मैकेनिज्म। मतलब आप बोल सकते हो कि ये होती है हमारे पास में कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन। ठीक है, और उसको आप काइनेमेटिक, क्लियर है? एक इनपुट दिया और दो इंडिपेंडेंट आउटपुट मिल रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसे बोला जाता है अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक। अब देखना,
एक बहुत अच्छी ब्यूटी आपको दिखाऊंगा, बहुत काम की चीज आपको बताऊंगा। आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिजाइन किया, बेसिकली यह है अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन। बेसिकली ये क्या है आपके पास में, अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन। हम क्या चाहते हैं कि ये जो काइनेमेटिक चेन है ये बन जाए कंस्ट्रेंट। ये क्या बन जाए, कंस्ट्रेंट। तो आप क्या करोगे, यहां पर दो अलग अलग इनपुट प्रोवाइड करोगे तो आपको सिर्फ एक आउटपुट मिलेगा, लेकिन स्टिल इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होने वाला है, 2। तो यही अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पॉइंट आपको भी समझ नहीं आएगा, अभी मैं समझाऊंगा। कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन, देखो क्या मतलब है। एक इनपुट दिया, दो अलग अलग आउटपुट आया, हमने बोला कि एक मत दो, एक इनपुट और ये दूसरा इनपुट, तो अब सिर्फ एक ही आउटपुट मिलेगा ना। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, इसका कारण है। इसका कारण यह है कि जब हम यहां पर एक इनपुट देते हैं तो दो अलग अलग आउटपुट हमें देखने को मिल रहे हैं। हमने बोला कि यहां पर अगर मुझे दो अलग अलग आउटपुट नहीं चाहिए, एट अ टाइम एक ही आउटपुट चाहिए, एट अ टाइम एक ही आउटपुट चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग एक से ज्यादा इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपको सिर्फ एक ही आउटपुट मिले और आपका जो आउटपुट हो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट हो। क्या मीनिंग है इसका, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। आपने क्रेन देखा होगा, क्रेन का जो मूवमेंट है, अगर आप देखें यहां पर, क्रेन या डंपर का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, देखो यहां से एक मूवमेंट अलाउ होता है, यहां से एक मूवमेंट अलाउ होता है, और यहां से एक मूवमेंट अलाउ होता है। बोलो देखा है ऐसा, क्रेन या जो डंपर होता है ना, जो सामान को या कचरे को डंप करता है, उनको देखा होगा कि उनका यहां से एक मूवमेंट अलाउ होता है, यहां से एक मूवमेंट अलाउ होता है, और यहां से एक मूवमेंट अलाउ होता है। बोलो यस सुनो। देखा है कि नहीं देखा है? आया नहीं? अच्छा ओके ओके, यस बोल दिया, ठीक है। सो देखा ना, उसके अंदर क्या होता है, यहां एक मूवमेंट होता है, यहां उसके आर्म में यहां एक मूवमेंट होता है, उसके आर्म में यहां एक मूवमेंट होता है। कुल मिला के ये तीन मूवमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, पर इससे ज्यादा मूवमेंट उसके अंदर होते हैं। लेकिन होता क्या है, एट अ टाइम, एट अ टाइम क्या होता है, या तो ये मूव करेगा, या फिर ये मूव करेगा, या फिर ये मूव करेगा। ऐसा कैसे होता है, आप देखिए, मान लीजिए इसे कुछ डंप करना है, तो सबसे पहले वो अपने आर्म को ओपन करेगा, क्लियर है, और इसको नीचे लेके आएगा। उसके बाद में इसको मूव करवाएगा, जो भी डंप करना उसे उठाएगा, वापस क्लोज करेगा, फिर इस आर्म को ऊपर उठाएगा, फिर उसके बाद में आर्म को रोटेट करेगा, और उसके बाद में जहां पर भी डंप करना होगा बड़ी आसानी से डंप कर देगा। जब वो इनपुट प्रोवाइड कर रहा था, जब वो इनपुट इसको प्रोवाइड कर रहा था, तो उसने यहां पर इस मोशन को रेस्ट्रिक्ट किया, और यहां पर इस मोशन को रेस्ट्रिक्ट किया। तो इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एक एडिशनल इनपुट लगा, इसके लिए एक एडिशनल इनपुट लगा, और सिर्फ ये मूवमेंट हो रहा था। जब वो इसको मूव करवा रहा था तो उसने इसको होल्ड किया और इसको होल्ड किया। तो इसको मूव करवाने के लिए इनपुट तो लगा ही यहां पर, लेकिन इसको होल्ड करने के लिए भी एक इनपुट लगा, इसको होल्ड करने के लिए भी एक इनपुट लगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि देखिए ये मूवमेंट हो सकता है, तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा और तीसरा, टोटल इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था। तो ये अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन था। पर एट अ टाइम मुझे एक ही मूवमेंट चाहिए था, या तो ये चाहिए, या फिर ये चाहिए, या फिर ये चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या किया कि जब इस मूवमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो इन दोनों को एक एडिशनल इनपुट देके रोक लिया। बात समझ पा रहे हो? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जब एक ही मूवमेंट चाहिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डिजाइन क्यों किया? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिजाइन करना चाहिए था ना। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिजाइन करता तो सिर्फ ये एक ही मूवमेंट अवेलेबल होता, और इस एक मूवमेंट से आप सारा काम नहीं कर पाते। इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एक से ज्यादा आप डिजाइन करेंगे, लेकिन एट अ टाइम जब आपको एक ही मूवमेंट चाहिए होगा, तो बाकी जो मोशन आ रहे होंगे उनको अलग इनपुट देकर रोक दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमने एक अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन को कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन में कन्वर्ट कर दिया बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल इनपुट। बोलिए यस और नो। कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखकर आप ये बात नहीं बोलेंगे कि वो कंस्ट्रेंट है या अनकंस्ट्रेंट है, आप आउटपुट देखकर बोलेंगे। देखिए अगर एक यूनिक आउटपुट है तो वो कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन है।
डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सिर्फ ये बताता है कि यहां पर कंस्ट्रेंट आउटपुट के लिए कितने इनपुट की जरूरत है। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब है फॉर कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन या कंस्ट्रेंट आउटपुट एक इनपुट देना पड़ेगा। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो कंस्ट्रेंट आउटपुट आपको 2 इनपुट प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। अगर यही डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता तो कंस्ट्रेंट आउटपुट के लिए आपको 3 इनपुट प्रोवाइड करवाने पड़ते। बोले बेटा यस और नो। सो मेरे ख्याल से डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आप लोग समझ गए होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आप लोग समझ गए होंगे। एक और मजेदार पॉइंट बताता हूं आपको, एक और मजेदार पॉइंट बताता हूं। केस नंबर 4, केस नंबर 4, मान लीजिए ये आपका फ्रेम है। फ्रेम मतलब फिक्स। देखिए फिक्स कहीं पर भी हो उसको एक ही लिंक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब ग्राउंड जिस पर मैं खड़ा हूं या जिस पर आप खड़े हैं अभी, दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। दोनों में अगर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है तो दोनों को एक ही यूनिट माना जाएगा। दोनों में अगर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है तो दोनों को एक ही लिंक माना जाएगा। तो यहां पर फ्रेम हो या फिर यहां पर फ्रेम हो, दोनों को एक ही यूनिट माना जाएगा। ऐसा मत बोलना ये अलग लिंक, ये अलग लिंक, नहीं। यहां से एक लिंक जा रहा है कुछ ऐसा, ये कंप्लीट एक ही लिंक है, ये कंप्लीट एक ही लिंक है। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक लिंक है और इसके ऊपर ये लिंक आ गया और यहां से आपने पिन कर दिया। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको, ये देखिए इसका मतलब ये होता है, कहीं आपको पता नहीं हो तो। ठीक है, अब देखो अरेंजमेंट समझ में आया? बोलो यस सुनो। अरेंजमेंट समझ में आया? अब हम इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं। अच्छा, क्या आप लोग इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने की कोशिश करोगे? अगर आप इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना चाहो तो क्या आप लोग इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने की कोशिश करोगे एक बार? फॉर्मूला बड़ा आसान है, फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है पहले भी। फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी दिया है, एफ इक्वल्स टू 3n-1 - 2j। ये फॉर्मूला हमारा। बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एक बार ट्राई करके मुझे बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिल रहा है। बिल्कुल भी कुछ नया मत सोचना, जैसा आपको बताया गया बिल्कुल उसी तरीके से अप्लाई करो और एक बार मुझे बताओ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहा है। 3, नेहा 1, ओम 0, प्रतीक्षा -1। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप एक सिंपल तरीके से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करें। जरूरत से ज्यादा बिल्कुल ना सोचे, जरूरत से ज्यादा बिल्कुल ना सोचे। जितना बताया सिर्फ एक बार उसी को फॉलो कीजिए। जो भी आपको बताया गया है बस एक बार आप उसी को फॉलो कीजिए और मुझे बताओ। देखो मैंने आपको ये एग्जांपल बता दिया किस तरीके से, सॉरी ये एग्जांपल बता दिया किस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे। सो अब एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है और आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होनी चाहिए? 1 - 1 0, 1 - 1 0, यही चल रहा है। चलिए देखते हैं फिर। सो अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आप नंबर ऑफ लिंक काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ लिंक देखिए, ये फ्रेम है और ये भी फ्रेम है। फ्रेम मतलब फिक्स, उसको हमेशा एक ही लिंक माना जाएगा। देखिए ऑनेस्टली बताना, इसको किसी ने 2 लिंक काउंट कर लिया क्या? ऑनेस्टली बताना, इसको किसी ने 2 लिंक काउंट किया है क्या? अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे, एग्जाम में गलती करोगे नहीं। और अगर नहीं माना है तो नो लिख दो जल्दी से। नहीं माना, चलो बहुत बढ़िया, फिर सही है। अब देखो यहां से यहां तक कंप्लीट लिंक नंबर 2,
ये लिंक नंबर 3 और ये आ गया बेटा लिंक नंबर 4। तो आपने बोला सर इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 4। नंबर ऑफ जॉइंट की बात करते हैं। ये देखिए एक जॉइंट, ये देखिए दो जॉइंट, एक और दो मिल रहा है एक बाइनरी जॉइंट है, दो और तीन मिल रहा है बेटा ये एक बाइनरी जॉइंट है, दो और चार मिल रहा है ये भी एक बाइनरी जॉइंट है, एक और चार मिल रहा है एक बाइनरी जॉइंट, एक और तीन मिल रहा है एक बाइनरी जॉइंट। तो ये पांच आपके पास में बाइनरी जॉइंट बन गए, ये पांच आपके पास में बाइनरी जॉइंट बन गए। क्या आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने इसको जॉइंट मान लिया हो? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने इसको जॉइंट मान लिया हो? उम्मीद कर रहा हूं कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां पर दो लिंक मिलते हैं बेटा उसको बाइनरी जॉइंट आप बोलते हो। यहां पर कोई भी दो लिंक नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ एक ही लिंक है वो। सो इसे आप गलती से भी बाइनरी जॉइंट ना माने। अगर किसी ने नहीं माना है तो बहुत अच्छी बात है। सो नंबर ऑफ लिंक इज 4 एंड नंबर ऑफ जॉइंट इज 5। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं f इक्वल्स टू 3, 4 माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5। सो ये बन गया f इक्वल्स टू 9 माइनस 10 इक्वल्स टू -1। ओहो -1 -1 -1। अगर -1 आ गया तो इसका क्या मतलब है? जीरो का मतलब मैंने आपको बढ़ाया, 1 का मतलब भी मैंने आपको बताया बेटा, 2 का मतलब भी मैंने आपको बताया। सो एक क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि अगर -1 आ रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? कोई भी स्टूडेंट, कोई भी क्या, मैं तो सबसे एक कमेंट तो सबसे चाहता हूं कि भाई अपना ओपिनियन आप रखो। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, नेहा इसका क्या मतलब होता है? हमें सिंपल वर्ड्स में जानना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, एक इनपुट दो कुछ भी नहीं मिलेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, एक इनपुट दो एक यूनिक आउटपुट मिलेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, दो इनपुट दो एक यूनिक आउटपुट मिलेगा। अब -1 को सिंपल वर्ड्स में बताओ। आपने इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बताया, मैं इसके 3 नाम और बता देता हूं आपको। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, प्रीलोडेड स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, ये सब एक ही होता है। मैं तो सिर्फ सिंपल वर्ड्स में जानना चाहता हूं -1 का क्या मीनिंग रहा होगा। सभी स्टूडेंट से ये क्वेश्चन। अरे ट्राई भी नहीं कर रहे हो तुम लोग, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो लो कि हाँ सर ऐसा होता है। नो मूवमेंट, प्रकाश ने बोला नो मूवमेंट। प्रकाश डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 जो है उसमें भी नो मूवमेंट होता है। मयूरेश, देर इज अ रिडंडेंट लिंक। ठीक है, 10% पॉइंट आपने सही बोला है। इट इज ओवर रेस्ट्रिक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। रिडंडेंट लिंक क्या होता है मयूरेश, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन इट इज ओवर रेस्ट्रिक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट लग रहा है। जरा समझते हैं इस बात को। देखिए क्या हो रहा है यहां पर, अगर मैं बात करूं लिंक नंबर 2, जस्ट इमेजिन मुझे इस लिंक नंबर 2 को रोटेट करवाना है। तो ये लिंक नंबर 2 जो है ना वो रोटेट करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर लिंक नंबर 3 ने और लिंक नंबर 4 ने इसको होल्ड कर रखा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो लिंक नंबर 2 है इसको लिंक नंबर 3 और लिंक नंबर 4 ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, ये रोटेट नहीं करेगा। हमने कहा कि जस्ट इमेजिन कि अगर लिंक नंबर 4 यहां नहीं होता तो लिंक नंबर 2 रोटेट कर जाता है। आपने कहा सर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि लिंक नंबर 3 ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। लिंक नंबर 3 ने इसको पहले से रेस्ट्रिक्ट कर रखा था। स्टिल स्टिल आपको पता था कि लिंक नंबर 2 है जो रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि लिंक नंबर 3 ने उसको पहले से रोक रखा है। स्टिल आपने लिंक नंबर 4 लगाया। क्यों? क्योंकि आप इस सिस्टम की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाह रहे थे कि अगर लिंक नंबर 3 किसी कंडीशन में फेल कर जाए तो लिंक नंबर 4 बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। जब लिंक नंबर 4 नहीं था तब भी लिंक नंबर 2 मूव नहीं कर पा रहा था, वो स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर था। लेकिन लिंक नंबर 4 आपने लगा दिया
जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ा दी। अब लिंक नंबर 2 कभी मूव नहीं कर पाएगा, आपने उसको सुपर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। यही कारण है कि जब आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आपने सिंपल वाले थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव 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 पे रहता है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 में मूवमेंट तो नहीं होगा, पर हम जो पुलिया बनाएंगे, हम जो ब्रिज बनाएंगे, वो ऐसा खड़ा थोड़े रहेगा, उसके ऊपर हम लोग चलेंगे, साइकिल चलेगी, मोटरसाइकिल चलेगी, गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगा, पता नहीं क्या क्या चलेगा। तो इतना लोड सस्टेन करने के लिए उसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो स्टिल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होने के बावजूद वो उसे सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि फेलियर के चांसेस कम हो जाए। मतलब वो उस स्ट्रक्चर को सुपर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वहां पर उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ावा मिलता है, होल्डिंग और मजबूत होती है, और मोशन के चांसेस वहां पर ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, फेलियर के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। मतलब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर का रास्ता सिर्फ इस लिंक नंबर 4 ने बनाया है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा के। तो मेरे ख्याल से डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करती है आपको समझ में आ गई होगी। एक बार बोल दीजिए बेटा यस और नो। रिडंडेंट लिंक का कॉन्सेप्ट अभी मैंने नहीं पढ़ाया, अभी जस्ट इसके बाद में रिडंडेंट लिंक का कॉन्सेप्ट ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, जस्ट बाद में रिडंडेंट लिंक का कॉन्सेप्ट ही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस पर जाने से पहले 2-3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। सो देखिए बेटा, अभी तक मैं आपको क्या क्या बता चुका हूं, 0, 1, 2 और -1, ये दोनों तीनों मैं आपको बता चुका हूं। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर। इसको और क्या बोलते हो आप? प्रीलोडेड स्ट्रक्चर। कोई भी नाम होता है तो ध्यान रखना। इसे और क्या बोल सकते हो आप? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। जब मैकेनिक्स आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। 3 इक्वेशन से अगर आप सारे फोर्सेस नहीं पता कर पाते हो तो ऐसी कंडीशन में आप उसे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बोल देते हो। लेकिन ये कहानी मैकेनिक्स की है, तो उस तरीके से हम लोग इसे डील नहीं कर रहे हैं, हमारा डील करने का तरीका अलग है यहाँ पर। क्लियर है? तो इस टर्म का एक्चुअल मीनिंग मैथमेटिकली, सही कहूं तो मैथमेटिकल मीनिंग, जब आप मैकेनिक्स पढ़ोगे तब वापस इस पॉइंट को आप वहां पर रीड करने वाले हो। पर हमारे लिए ये टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर स्ट्रक्चर, प्री लोडेड। ठीक है? तो 0, 1, 2, 3, -1 सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको यहां से थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अब देखिए एग्जाम में क्या आता है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है देखेंगे जरा ध्यान से। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें फाइंड करने के लिए बोला है। अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है? पहली चीज तो ये ऐसा बना हुआ है या फिर ऐसा बना हुआ है, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये बना हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ध्यान रखना। तो आप सोचोगे सर ये तो एक नहीं है, एक ही बात है, ध्यान रखना। सो ये लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1, पहला सबसे पहला पॉइंट जो फिक्स है उसे लिंक नंबर 1 बोले। एक बार बताएंगे ये पॉइंट क्लियर हो गया जो मैंने लिखा है लिंक नंबर 1? एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा जिसको मैंने लिखा है लिंक नंबर 1? क्योंकि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो भी फिक्स है उसे एक नंबर लिंक बोलेंगे। अब वो एक साथ बना हुआ है या टुकड़ों में बना हुआ है, आपको उसे एक ही लिंक मानना है। चलिए ठीक है, यहां से यहां तक लिंक नंबर 2, यहां से यहां तक लिंक नंबर 3, यहां से यहां तक लिंक नंबर 4, यहां से यहां तक लिंक नंबर 5, यहां से यहां तक लिंक नंबर 6, यहां से यहां तक 7, यहां से यहां तक 8। तो आपने बोल दिया सर नंबर ऑफ लिंक इक्वल्स टू 8, नंबर ऑफ लिंक इक्वल्स टू 8, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बेटा नंबर ऑफ ज्वाइंट की बात करते हैं।
यहां पर 1 और 2 कनेक्ट हो रहा है, इसे बोला जाएगा एक बाइनरी जॉइंट J1। एक बाइनरी जॉइंट J1। यहां पर 1 और 8 कनेक्ट हो रहा है, बाइनरी जॉइंट J2, बाइनरी जॉइंट J3। 2 और 3 कनेक्ट हो रहा है, बाइनरी जॉइंट J4। अच्छा अब बताओ ये जो जॉइंट है ये कैसा जॉइंट है? ये जो जॉइंट है ये कैसा जॉइंट है? देखते हैं आपको कितना याद है। ये जो जॉइंट है ये कैसा जॉइंट है? टर्नरी जॉइंट ने, हाँ बिल्कुल सही। प्रतीक्षा, श्रुति, शिवम, परफेक्ट, आकाश, टर्नरी जॉइंट है बेटा, ये टर्नरी जॉइंट। अब मुझे बताओ कि ये जो जे था, इधर लिख देता हूं, लिखा हुआ ही है, लिखने की क्या जरूरत है। ये ध्यान रखना, ये जे कौन है? बाइनरी जॉइंट। लेकिन क्वेश्चन में कौन आ गया? टर्नरी जॉइंट। तो आपको पता होना चाहिए वन टर्नरी जॉइंट, वन टर्नरी जॉइंट इज इक्विवेलेंट, इसे लिख देते हैं, इज इक्विवेलेंट टू टू बाइनरी जॉइंट। ये कल बताया था मैंने आपको। तो यहां पर एक टर्नरी जॉइंट आ गया, मतलब ये दो बाइनरी जॉइंट है, तो इसे दो बार काउंट करेंगे, J4 J5। एक बार बोलेंगे, ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ जल्दी से? ओके वेरी गुड। ये जो पॉइंट है, ये जो जॉइंट आप देख पा रहे हो, 5 6 और 7 टर्नरी, दो बार काउंट करो सर, J6 J7। ये जो जॉइंट आप देख पा रहे हैं 4 5 और 8, J8 और J9। ये देखो J4 दो बार रिपीट हो गया बेटा, J4 दो बार रिपीट हो गया, तो मैं इसको J10 कर देता हूं, तो ये बन गया J10। सो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने आ रहे हैं आपके पास में? 10। टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने आ रहे हैं आपके पास में? 8। सो F इक्वल्स टू 3n-1 - 2j इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास में? देखिए 11 27 नहीं 21 - 20 इक्वल्स टू 1। तो इस गिवन मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 1। एक बार सभी स्टूडेंट बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ ओम, वो मैंने उसको J10 कर दिया। वेरी गुड। सो अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे, अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है इसका नाम, और अब मैं आपके लिए लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। हर एक छोटे से छोटे पॉइंट का मतलब होता है। अभी देखते हैं आप कितना अच्छे से चीजों को सीख रहे हैं। चलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कीजिए, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कीजिए सभी स्टूडेंट्स। मैं देखता हूं कितने लोगों ने सही से चीजों को ऑब्जर्व किया है। इट्स सेम, सेम नहीं है ओम, ध्यान से देखो, बहुत कुछ चेंज है। प्रकाश, जो भी आंसर बताएं ब्रैकेट में नंबर ऑफ लिंक भी लिखे, जो भी आंसर बताएं ब्रैकेट में नंबर ऑफ लिंक भी लिखे। ओके ओके ओके, देखो अभी कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर ये सेम है, सेम है। अभी हम बताते हैं सेम है या नहीं है। देखो फोकस करना, ये आपका लिंक नंबर 1 1 एंड 1, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। हाँ बिल्कुल 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 सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। सो यहां से यहां तक लिंक नंबर 2, यहां से यहां तक लिंक नंबर 3, यहां से यहां तक लिंक नंबर 4,
यहां से यहां तक लिंक नंबर 5। ये ट्रायंगुलर प्लेट है बेटा, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ये एक टर्नरी लिंक है, जबकि ये तीन अलग अलग लिंक है। ये एक टर्नरी लिंक है और पुराने वाले क्वेश्चन में तीन अलग अलग लिंक थे। समझ में आई बात? ये तीन अलग अलग लिंक है, जबकि ये टर्नरी लिंक एक ही लिंक है ये। सो ये हो गया लिंक नंबर 6। ये हो गया आपका लिंक नंबर 6। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। भले आपका आंसर सेम आ सकता है, लेकिन नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ जॉइंट में बहुत बड़ा डिफरेंस ले आएगा ये। सो आप देखेंगे 1 और 2 कनेक्टेड है J1 से, J2 से, J3 से, J4 से। अब यहां देखो 5 नंबर लिंक और 6 नंबर लिंक, 5 नंबर और 6 नंबर J5, 6 नंबर और 4 नंबर J6, 6 नंबर और 3 नंबर J7। सो इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ लिंक है 6, नंबर ऑफ जॉइंट है 7। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा आपके पास में? 3, 6 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 7। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल्स टू 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा F इक्वल्स टू 1। अब मैं चाहता हूं कि एक गेट का क्वेश्चन ही आपसे करवाऊं, तो मुझे पता चले आप लोग कितना सही सॉल्व करोगे। एक गेट का क्वेश्चन ही बेटा आप लोगों से सॉल्व करवा देता हूं, तो मुझे पता चले कि आप लोग इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से सॉल्व करने वाले हो। जस्ट जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड दे दो बस मुझे। गेट की बुकलेट से क्वेश्चन लिखवा देते हैं एक बढ़िया वाला, तो मुझे पता चल जाए। क्वेश्चन तैयार। एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का पूछा गया था गेट में, वही सॉल्व करवाते हैं तुमसे। गेट 2015। अब देखना, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया था हमसे। ये जो क्वेश्चन है गेट 2015, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। कुछ ऐसा बना के दिया उसने। फिर यहां से इसने कनेक्ट कर दिया कुछ ऐसे, यहां से कनेक्ट कर दिया कुछ ऐसे, और यहां से कनेक्ट कर दिया कुछ ऐसे, और उसके बाद में यहां से ऐसे कनेक्ट करना है। चलिए फाइंड कर लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। आप देखेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए वो 3 से 3.5 से 4 मिनट देता है। अभी देखते हैं आप कितना सॉल्व कर पाते हैं इसे। जल्दी से सॉल्व कर दो बेटा। 1 1 1 1 1 1। मेरे ख्याल से तो 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे तुम्हें, 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। देखो सरफेस, फ्रेम, फ्रेम को हमेशा 1 नंबर, ट्राइंगुलर प्लेट 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, फिर प्लेट 5 नंबर, ये 6 नंबर। सो आपने बोला सर n इक्वल्स टू 6, j इक्वल्स टू, j इक्वल्स टू, देखो बेटा 1 और 2 यहां से कनेक्टेड है, ये बोला जाएगा J1। 2 और 3 यहां से कनेक्टेड है, इसे बोला जाएगा J2। 2 और 4 यहां से कनेक्टेड है, इसे बोला जाएगा J3। 3 और 5 यहां से कनेक्टेड है, इसे बोला जाएगा J4। 4 और 5 यहां से कनेक्टेड है, इसे बोला जाएगा J5। 5 और 6 कनेक्टेड है, इसे बोलेंगे J6। 1 और 6 कनेक्टेड है, इसे बोलेंगे J7। सो n बराबर 6, j बराबर 7। फॉर्मूले में पुट कर दो f इक्वल्स टू 3 n माइनस 1 माइनस 2j। सो f इक्वल्स टू 1, f इक्वल्स टू 1। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ?
चलिए वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब थोड़ा सा बेटा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए तो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझे इस बात को, अगेन मैकेनिज्म से ही सीख पाएंगे हम लोग। देखो, एक पिन, दूसरा पिन और तीसरा पिन, ये है आपका फ्रेम। यहां पर पिन, ये ऐसे ध्यान रखना, मतलब यहां से लेकर यहां तक एक ही लिंक का ध्यान रखना। एक, दो और तीन, तीनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। यहां पर पिन, यहां पर पिन, यहां पर पिन, ये कुछ ऐसा दिया गया है। ये आपके लिए फ्रेम फिक्स, ये फिक्स, हाँ सॉरी, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। अब दोनों प्रॉब्लम को आप थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। कैसे? इस केस में, ये जो पहला केस है, इसमें नंबर ऑफ लिंक काउंट करते हैं। पहला लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, फोर्थ और फिफ्थ। हमने बोला n इक्वल्स टू 5। हमने कहा नंबर ऑफ जॉइंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। नंबर ऑफ जॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये कौन है, J1, ये कौन है, J2। देखो ये एक ही लिंक का ध्यान रखना, और ये दूसरा लिंक है। ये कौन है, J3, ये कौन है, J4, और ये कौन है, J5। और ये देखो 5 नंबर और ये 3 नंबर, तो ये कौन हो गया, J6। नंबर ऑफ जॉइंट इज 6। अगर मैं बात करूं डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये बन जाएगा 3 n-1 - 2j। सो f इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0। हम लोग गए इसके पास में, हमने बोला कि यार ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ ये नंबर ऑफ लिंक 1, 2, 3, 4 और 5। सो n इक्वल्स टू 5। हमने कहा ज्वाइंट पता कर लेते हैं जी। सो ये है J1, J2, J3, J4, J5, J6। So degree of freedom F equals to 3 n-1 - 2j। So F बराबर फिर से कितना आ रहा है, 0। तो दोनों ही केस में आपके पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है, 0। मतलब इतनी बात समझ में आई या नहीं है, यस और नो? दोनों ही केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है आपके पास में, 0। पर कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि यार मजा नहीं आया, सेटिस्फाइड नहीं हुए इस आंसर से। लगना चाहिए। अगर अभी तक नहीं लगा तो अब लगेगा। देखो मैं इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर रहा हूं, अलग से इसका एनालिसिस कर रहा हूं। कैसे एनालिसिस कर रहा हूं? मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास में अगर एक पैरेललोग्राम है, अगर होता है तो कहीं से उठा लेते, ये रहा। अगर मान लो मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है, यहां पर एक पिन है, यहां पर एक पिन है, यहां पर एक पिन है, और यहां पर एक पिन है। हमने इसको कर दिया फिक्स। तो देखो बेटा, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि आपको पहले से बता रखा है इसमें नंबर ऑफ लिंक 4 है और नंबर ऑफ जॉइंट भी 4 है। ऐसे में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आने वाला है, 1। ऐसे में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आने वाला है, 1। हमने कहा कि यार जरा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसके मोशन को, आपने इसको इनपुट दिया कुछ ऐसे, इसको इनपुट दिया कुछ ऐसे, तो ये जो पॉइंट है ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये जो पॉइंट है ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, अगर आप बेटा इसे ध्यान से देखेंगे, तो इनपुट लिंक जो है वो कुछ ऐसा, कपलर जो है
वो कुछ ऐसा, आउटपुट जो है कुछ ऐसा। तो आपने कहा बड़ी आसानी से मोशन दिखाई दे रहा है। हमने कहा सर चलिए मान लेते हैं इस साइड तो मोशन दिखाई दे रहा है, जरा दूसरी साइड भी देख लीजिए एक बार, क्या पता दूसरी साइड मोशन नहीं दिखाई दे रहा हो। तो आपने बोला कि अगर इधर से देखा जाए, इधर से, तो ये पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा और ये पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा। तो हमने बोला अगर ये पॉइंट कुछ ऐसे जाएगा तो ऐसे कंडीशन में ये वाला लिंक कुछ ऐसा, ये लिंक कुछ ऐसा, और ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो हमने कहा सर दोनों साइड बड़ी आसानी से मोशन दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, दोनों साइड बड़ी आसानी से मोशन दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक बार आप लोग भी बोल दीजिए कि आपको भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पॉइंट क्लियर हुआ। एक बार बेटा आप लोग भी बोल दीजिए कि यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि एक बार बन जाएगा तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हर एक स्टेप के बाद मैं आपसे पूछता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए बेटा, तो हमने क्या बोला कि सर दिक्कत क्या है फिर। देखो दिक्कत यह है कि अब मैं एक लिंक लगा रहा हूं यहां पर, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और लिंक लगा रहा हूं, और ये लिंक कुछ ऐसे लगा रहा हूं कि ये दोनों के पैरेलल हो। ये देखो ये लगा दिया हमने, ये हमने दोनों के पैरेलल एक लिंक लगा दिया। सो अब क्या होगा, अब क्या होगा इस लिंक को लगाने से, ये कुछ ऐसा लगाया गया है। अब क्या होगा बेटा, अगर आप इसको इनपुट दोगे तो ये पॉइंट तो इधर जाएगा, ये पॉइंट भी इधर आ जाएगा, और ये पॉइंट भी इधर आ जाएगा। सो हमने क्या देखा यहां पर, हमने ये देखा कि सर कोई समस्या आई नहीं रही, जो जैसे पहले मूव कर रहा था वो वैसे अभी भी मूव कर रहा है। हमने कहा इधर से मोशन देकर देख लो। आपने बोला सर इधर से मोशन दोगे तो ये इधर जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा, और ये इधर चला जाएगा। तो हमने कहा अब कोई समस्या हो रही है, आपने कहा सर हमें तो अब भी कोई समस्या नहीं हो रही है, ये लिंक ये देखो ये ऐसे आ गया। सो हमने ऑब्जर्व ये किया कि सर पहले जब 4 लिंक 4 जॉइंट थे तब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा था, लेकिन अब जब 5 लिंक और 6 जॉइंट हो गए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 0। इक्वेशन बोल रही है 0 आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बोल रहा है कि मोशन पर कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बोल रहा है कि मोशन के ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। हमने कहा चलिए ठीक है, होल्ड पे रखते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं, थोड़ा सा इधर चलते हैं। उसको हमने होल्ड पे डाल दिया और हम लोग आ गए इसके पास। हमने कहा एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देखिए आप इस बात को। अगर आप यहां पर अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये आपके पास में पिन, यहां पर भी पिन, यहां पर भी पिन, और यहां पर भी पिन, और इसको हमने कर दिया फिक्स। सो आपने बोला कि सर अगर 4 लिंक और 4 ज्वाइंट होता है तो ऐसे कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं लिंक कुछ ऐसा लगा देता हूं, इस क्वेश्चन में अगर मैं कुछ ऐसा लिंक लगा देता हूं जैसा कि पीछे क्वेश्चन में लगा हुआ है कुछ ऐसे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है वो समझना है। ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला है वो समझना है। देखो जरा ध्यान से, हमने बोला कि ऐसी कंडीशन में अगर 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 मैं इसको इनपुट देता हूं तो ये पॉइंट तो जाएगा आगे, ये पॉइंट जाएगा ऊपर, और ये पॉइंट जाएगा आगे। मतलब अगर आप देखें यहां पर, अगर आप देखें यहां पर ध्यान से, तो ये जो इनपुट है ये तो आ जाएगा ऐसा, ये जो एक्स्ट्रा लिंक लगा वो ऐसा आ जाएगा, और ये जो लिंक लगा ये ऐसा आ जाएगा। मतलब अगर आप कपलर को देखिए तो कपलर तो ऐसा हो जाएगा। मतलब इस मोशन को सक्सेसफुल करने के लिए कपलर को बेंड होना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है कि कपलर बेंड हो जाए? क्या पॉसिबल है कि कपलर बेंड हो जाए? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कपलर तो एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है तो आप किसी भी कंडीशन में उसमें डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन मान ही नहीं सकते। है ना? अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो यार? ऐसा तो नहीं ना मैं अकेला ही गला फाड़ रहा हूं यहाँ पर। दिमाग में जा रहा है ना? चलो, सो हमने क्या देखा है कि सर, अब देखना, अब मैं आपको गोल्डन वर्ड्स दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा।
जब ये लिंक नहीं था तो इसमें ऐसे मूवमेंट हो रहा था, बड़े मजे से हो रहा था। जब ये लिंक इसमें आ गया तब भी ऐसे मूवमेंट हो रहा है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। जब ये लिंक नहीं था इसमें मूवमेंट हो रहा था। जब ये लिंक लग गया, n बराबर 5, j बराबर 6, सॉरी सॉरी सॉरी, n बराबर 5 और j बराबर 6, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। जब ये लिंक नहीं था बड़ी आसानी से मूवमेंट हो रहा था, जब ये लिंक आ गया मूवमेंट ही नहीं हो रहा। डिग्री ऑफ फ्रीडम की इक्वेशन क्या बोल रही है? इक्वेशन कुछ बैक क्या बोल रहा है भाई, हमने खुद ने ऑब्जर्व किया, पहले हमने ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व करके बोला कि जब ये लिंक नहीं था तो इसमें मूवमेंट था, जब ये लिंक लग गया तो इसमें मूवमेंट नहीं है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। कुछ बैक क्या बोल रहा है? जब ये लिंक नहीं था, कुछ बैक क्या बोल रहा है? जब ये लिंक नहीं था तो मूवमेंट है, जब ये लिंक था तो मूवमेंट नहीं है। कुछ बैक बिल्कुल सही बोल रहा है इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए जो कुछ बैक का रिलेशन है वो बिल्कुल सही बता रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन के पास आओ, जब ये लिंक नहीं था तो मूवमेंट था, जब ये लिंक आ गया तो मूवमेंट नहीं है। अरे नहीं, मूवमेंट है, हमने देखा है मूवमेंट है, लेकिन कुछ बैक बोल रहा है नहीं है। हमने देखा है मूवमेंट है, लेकिन कुछ बैक बोल रहा है नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। क्योंकि सर अगर इसमें मूवमेंट नहीं होता तो लोकोमोटिव व्हील्स कैसे चलते? ये लिंकेज लोकोमोटिव्स में यूज होता है, व्हील्स में लगा होता है, अगर आपने देखा हो कभी तो। अगर इसमें मूवमेंट नहीं होता है तो लोकोमोटिव्स व्हील्स कैसे काम करते, कैसे रोटेट करते? और लोकोमोटिव को तो छोड़ो, हमने तो बोर्ड पर घुमा के दिखाया आपको कि मूवमेंट तो होगा। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है, इसका मतलब यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ। अब क्या गड़बड़ है वो देखो। एक्चुअल में ये जो लिंक है, ये जो लिंक है जिसको आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये लिंक जब यहां पर नहीं था, ये लिंक जब यहां पर नहीं था तब भी इसके अंदर ऐसे ही मोशन हो रहा था। ये लिंक जब यहां पर है तब भी इसमें ऐसे ही मोशन हो रहा है। तो इस तरह के लिंक को बोला जाता है रिडंडेंट लिंक। रिडंडेंट लिंक, ये रिडंडेंट लिंक क्यों है? क्योंकि सर अगर इस लिंक को मैं यहां से हटा दूं तब भी सिस्टम ऐसे ही मूव करेगा, इस लिंक को अगर मैं यहां पर लगा दूं तब भी सिस्टम ऐसे ही मूव करेगा। सर जरा इसके पास आओ, जब ये लिंक नहीं था तो सिस्टम मूव कर रहा था, जब ये लिंक लग गया तो सिस्टम मूव नहीं कर रहा। तो इस लिंक के होने ना होने से इसके मोशन पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। सो ये नॉट अ रिडंडेंट लिंक। जबकि ये एक रिडंडेंट लिंक होगा। सो जब भी आपके सिस्टम में रिडंडेंट लिंक आ जाता है तो आप उसे डायरेक्टली काउंट ना करें, आप सबसे पहले रिडंडेंट लिंक को हटा दें। सबसे पहले रिडंडेंट लिंक को हटा दें। जब रिडंडेंट लिंक को हटा देंगे तो कितने लिंक बचेंगे? टोटल 4। और जॉइंट 1, 2, 3 और 4। जब लिंक ही नहीं है तो ये दोनों जॉइंट भी नहीं होंगे ना, 4 जॉइंट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा? 1। तो ये आपका सही आंसर होगा। तो देखिए हमने क्या करेक्शन किया, हमने बोला कि आप जाइए और पहले देखिए कि आपकी इक्वेशन में कोई रिडंडेंट लिंक तो नहीं है। अगर रिडंडेंट लिंक है तो पहले उसको रिमूव कीजिए, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कीजिए। रिडंडेंट लिंक अगर नहीं है तो डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये लिंक नहीं था तब भी आंसर 1 होगा, जब ये लिंक होगा तब भी आंसर 1 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस लिंक का इस मैकेनिज्म पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, इस लिंक के होने या ना होने से इसके मोशन पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा। इस तरह के लिंक को बोला जाता है रिडंडेंट लिंक। जब ये लिंक नहीं था तो इसका आंसर 1 था, जब ये लिंक था मतलब आ गया तो इसका आंसर 0 हो गया। ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इस लिंक के होने या ना होने से इस मैकेनिज्म पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का सही आंसर, जिसके अंदर 5 लिंक और 6 जॉइंट है, 6 जॉइंट है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा 1 होगा। मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जिसके अंदर 5 लिंक और 6 जॉइंट है, तो इसका आंसर 0 होगा। है ना मैजिक? बात समझ में आई? इसमें 5 लिंक और 6 जॉइंट के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि सर ये वाला लिंक है ना, इसको काउंट ही नहीं करना, इसको हटाना है। इसमें कैलकुलेट करते टाइम इसको हटाया गया, तो जब इसको हटाया गया ना तो एक लिंक और 2 जॉइंट गायब हो गए, तो 4 लिंक 4 जॉइंट बचे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया। इसके अंदर कोई रिडंडेंट कुछ है ही नहीं, तो 5 लिंक 6 जॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा है। एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
ये कुछ बैक की इक्वेशन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर कभी कुछ बैक आपको मिले तो उसको समझाना। क्या ड्रॉबैक है? हमने पांचवा लिंक पैरेलल लगाया तो आंसर 1। हमने पांचवा लिंक पैरेलल नहीं लगाया तो आंसर 0। पांचवा लिंक पैरेलल लगाया तो आंसर 1। पांचवा लिंक पैरेलल नहीं लगाया तो आंसर 0। उसने उसने अपनी इक्वेशन में सिर्फ लिंक काउंट करना सिखाया। बोला लिंक काउंट कर लो, लिंक की ज्योमेट्री को रीड करना नहीं सिखाया। उसने बोला कितने लिंक है बस ये काउंट करो, जबकि एक्चुअल में ये जानना भी जरूरी है कि ज्योमेट्री क्या है। देखो ये पैरेलल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ये पैरेलल नहीं है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। और उसने यही फॉल्ट कर दिया अपने इक्वेशन में। यही यही प्रॉब्लम जो है, यही पॉइंट जो है, ये कंसीडर नहीं किया। जब ये पॉइंट कंसीडर नहीं किया तो हम लोगों ने गलत आंसर डिक्लेयर कर दिया। तो ये कुछ बैक इक्वेशन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उसने अपने इक्वेशन में ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को कंसीडर ही नहीं किया। और इसी वजह से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, रिजल्ट आता है पर रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते। जैसे ये क्वेश्चन आंसर 0 दे रहा, मैं सेटिस्फाइड हूं, पर ये क्वेश्चन जब आंसर 0 दे रहा था तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मैंने बोला नहीं यार इसमें तो मोशन है। तो फिर मुझे चेक करना पड़ा कि इसमें कोई रिडंडेंट लिंक तो नहीं है, तो पता चला कि ये रिडंडेंट लिंक है। तो फिर मैंने क्वेश्चन में खुद से अपने एंड से कुछ चेंजेस किए, इस लिंक को हटाया, फिर नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ जॉइंट फाइंड किया, तब जाके मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिला। कुछ बैक ने अपनी इक्वेशन में इस तरह के ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स को कंसीडर ही नहीं किया था। ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार बोल दीजिए। सो मेरे ख्याल से पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अदरवाइज आखिरी में स्क्रीनशॉट ना रह जाए। हाउ टू फाइंड रिडंडेंट लिंक इन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। ओम एक्चुअल में अगर आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म आ गई तो उसके अंदर बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम आप देखकर आइडिया नहीं लगा सकते हो रिडंडेंट लिंक कौन सा होगा। आप देखकर ही आइडिया नहीं लगा पाओगे रिडंडेंट लिंक कौन सा होगा। इसलिए जब भी इस तरह की चीजें, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि सर अच्छा रिडंडेंट लिंक एक प्रॉब्लम है, अभी कहानी में बहुत ट्विस्ट बाकी है। अभी रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, रिडंडेंट काइनेमेटिक पेयर भी है, अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी खत्म नहीं हुआ है। सो जब भी इस तरह की कोई चीजें आती है तो एक बार के लिए, जैसे मान लीजिए मेरा आंसर आ गया, फॉर एग्जांपल मेरा आंसर आ गया 0। मैं फ्रॉम द बिगिनिंग आपको एक बार, ये जो ओम का डाउट है, फ्रॉम द बिगिनिंग एक बार इसको डील करता हूं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैकेनिज्म खुद से आवाज लगाएगी कि अरे इसके अंदर रिडंडेंट लिंक है। नहीं, आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन आया, मेरे पास आया आंसर 0, तो मैंने मैकेनिज्म को देखा, मैंने कहा यार मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, ये देखो नहीं है, तो मैंने डन कर दिया, आंसर बिल्कुल सही है। आंसर आया 1, मैंने कहा यार मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, आपने देखा हाँ पॉसिबल है, आंसर डन कर दिया 1। आंसर आया 2, हमने कहा यार 2 का मतलब क्या है, 1 और 2, अच्छा ठीक है, आंसर 2 बिल्कुल सही है। हमारे पास में ये क्वेश्चन आया, आंसर आया -1, मतलब मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। हमने 2 नंबर को घुमा के देखा, हमने बोला मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन आया हमारे पास में, तो आंसर आ गया 1। आंसर अगर 1 आ गया तो आप अपने दिमाग से एक बार ये बात जरूर पूछे कि इसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है या नहीं है। देखो अभी मूवमेंट करवा देते हैं, जब ये चैप्टर खत्म होगा ना तब आप खुद मूवमेंट करवाना सीख जाओगे, इतनी मैकेनिज्म बनवाऊंगा मैं आपसे। देखो आपने इसको मूवमेंट दिया और ये देखो मूवमेंट आ गया। इसके अंदर भी बात कर लेते हैं, आप इसको मूवमेंट दो, ये ऐसे चला जाएगा, साथ में ट्रायंगुलर प्लेट भी ले आएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये लो।
तो आंसर 1 आया तो हमने उसको वेरीफाई किया कि आंसर 1 हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब देखो इधर, इधर तो क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको मूव करवाओगे तो ये ऐसे जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे आएगा, और ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर जाएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। फिर ये क्वेश्चन आया तो कहानी में ट्विस्ट या कहानी में गड़बड़ी महसूस हुई आपको। आंसर आया 0। हमने कहा यार 0 में कुछ गड़बड़ है, इधर आया 0, तो हमने कहा अगर इसको मूवमेंट दूंगा तो मूवमेंट नहीं हो रहा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जब ये 0 आया और आपको डाउट हुआ कि यार मुझे लग रहा है इसमें मोशन है, इसका मतलब इसके अंदर या तो कोई रिडंडेंट लिंक है जो हमसे मिस हो रहा है, इसमें रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो हमसे मिस हो रहा है, या फिर कोई रिडंडेंट काइनेमेटिक पेयर है जो हमसे मिस हो रहा है, या फिर कुछ और एडिशनल पॉइंट है जो हमसे मिस हो रहे हैं। तब हमें सोचने की जरूरत पड़ी, तब हमें सोचने की जरूरत पड़ी। तो फिर हमने देखा कि यार ये जो लिंक है ये आपके लिए रिडंडेंट है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं होगा कि मैकेनिज्म में डायरेक्ट देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, आपको थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और जो मैं बता रहा हूं उसके अलावा अलग से कोई काम नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ उनको अच्छे से समझना है। अब रिकॉर्डेड तो आपको मिलता नहीं है, इसलिए आप ये जो नोट्स बनाते हो इन्हीं को एक बार वापस देख लिया करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको नंबर तो दे ही रखा है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो कि सर ये समस्या है जो हमें समझ नहीं आई है, या ये पॉइंट है जो हमें समझ नहीं आया। तो जब अगले दिन क्लास चालू करेंगे ना तो सबसे पहले आपका वो डाउट ले लेंगे, तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होने वाले हैं। चलिए, ऐसा नहीं होगा किसी भी मैकेनिज्म, मैंने कहा थ्योरी ऑफ मशीन काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि आप चीजों को जैसे सीखेंगे, लाइक आपको लग रहा होगा कि एक फॉर्मूला आएगा, वैल्यू पुट करेंगे और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा, उसके मोशन को विजुअलाइज करना पड़ेगा, आपके दिमाग में मैकेनिज्म चलनी चाहिए, तभी आप थ्योरी ऑफ मशीन को फील कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से अभी तक जो भी आपने पढ़ा होगा हर एक पॉइंट को आप बड़े अच्छे से समझे होंगे। सभी स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, अभी तक जो भी आपने पढ़ा होगा हर एक चीज को आपने एंजॉय किया होगा, और कुछ पॉइंट्स डेफिनेटली आपके लिए नए होंगे। तो आप लोग एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज टाइम निकल गया तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। तो वैसे तो आप जानते हैं एग्जाम ज्यादा दूर है नहीं, इसलिए ज्यादा कोशिश कर रहे हैं चीजों को थोड़ा सा समराइज वे में आगे ले जाने की। हालांकि अभी तक तो ऐसा कोई पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। शेड्यूल में कल किसकी क्लास है बताएंगे एक बार? शेड्यूल मिला होगा आपको? अच्छा, मैथ्स की क्लास है, ठीक है। तो जो पहले पढ़ाया था उसको एक बार आप, जो पहले पढ़ाया था उसको एक बार आप लोग देख कर आना, है ना? चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे सकता हूं, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है आप देख के ही आंसर बता दोगे। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये रिडंडेंट लगाया क्यों जाता है, इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन वो बताऊंगा जब ग्रेशॉफ्स रूल पढ़ाऊंगा तब। देखो ये इसके पैरेलल है
और ये पैरेलल है। अच्छा देख के बता दो, मेरे ख्याल से देख के बता दोगे यार आंसर कितना है इसका। देख के बता सकते हो आप लोग तो आंसर कितना है इसका। 1। रिडंडेंट लिंक है इसमें, रिडंडेंट लिंक है क्या इसमें? हाँ, कितने रिडंडेंट लिंक है? देखो दिखाई दे गया ना, ये रिडंडेंट, ये बेसिकली आपका रिडंडेंट लिंक है। ये आपका रिडंडेंट लिंक है ना। अगर ये रिडंडेंट लिंक है तो इसको छोड़ दो, ये 1 नंबर, ये कंप्लीट 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। सो नंबर ऑफ लिंक इज 4। नंबर ऑफ जॉइंट देख लो एक बार, ये J1, J2, J3, J4। तो 4 लिंक, 4 जॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है आपके पास में? 3n-1 - 2j। तो F इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो ये चीज तो अब आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आप n इक्वल्स टू, j इक्वल्स टू और f इक्वल्स टू, n बराबर 4, n बराबर 4, j बराबर 4 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, n बराबर 6, j बराबर 7 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, n बराबर 8, j बराबर 10 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। तो देखो एक पैटर्न मिल गया आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो एक पैटर्न मिल गया। क्या पैटर्न है? 4, 6, 8 तो 10। यहां देखो कितना डिफरेंस है? 3। यहां कितना डिफरेंस है? 3। तो यहां पर भी कितना आएगा? 13, 12, 16, 14, 19। देख पा रहे हो? मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। ये पैटर्न नहीं देख पा रहे हो तो ये पैटर्न देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगले में डिफरेंस आएगा 6। बोलिए सुनो। बात समझ में आई या नहीं आई? ये जो क्वेश्चन आपने किए है ना, उसके अंदर आपको पता चला नंबर ऑफ लिंक 4 है, नंबर ऑफ जॉइंट 1 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, नंबर ऑफ लिंक 6 है, नंबर ऑफ जॉइंट 7 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, नंबर ऑफ लिंक 8 है, नंबर ऑफ जॉइंट 10 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है। सो एंजॉय कर रहे हो थ्योरी ऑफ मशीन? समझ में आ रही है चीजें? अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके, मैंने आपको नंबर भी दे रखा है, आप चाहें तो यहाँ पर भी बता सकते हैं। अगर कोई आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात को आपको इंश्योर करना है कि ये जो 40 से 45 डेज का मॉड्यूल है, इसको मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सको। और जो भी एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं वो एफर्ट भी कहीं ना कहीं काम आए आपके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजा था मैंने आपको, लिंक बताया था मैंने आपको, यहाँ पर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। अगर फिर भी आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। मेरा नंबर मैंने आखिरी क्लास, लास्ट क्लास के अंदर भी लिखा था, एक बार फिर से लिख देता हूँ, 7742020422। आप अपना नाम और ब्रांच लिख के भेजना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दूंगा ताकि प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चंस वहां पर डाल दिए जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।